हेलो दोस्तों, कैसे हो। बुद्धिमान व्यक्ति बोलता है क्योंकि उसके पास में बोलने के लिए कुछ होता है। मूर्ख व्यक्ति भी बोलता है क्योंकि उसे सब कुछ बोलना होता है। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टिश्यू के बारे में। क्लास 9th का एक चैप्टर है जिसे अपन दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक है प्लांट टिश्यू, एक है एनिमल टिश्यू। इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे वेरी इन शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्म में प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, टिश्यू की डेफिनेशन क्या है, प्लांट टिश्यू के कितने टाइप होते हैं, एक प्लांट में किस तरीके से सेल का अरेंजमेंट होता है, टिश्यू किसे बोलते हैं, एक एक करके इस वीडियो लेक्चर में जानते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनते जाइएगा सारे बच्चे। और अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें भी अपन साथ में लेके पढ़ सकते हैं, लेकिन यहां से पहले मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं टिश्यू होता क्या है। एक मैं टिश्यू की गलत डेफिनेशन बोल के बताता हूं तुम्हें, आपने अभी तक गलत डेफिनेशन ही पढ़ी है। ध्यान से सुनना। एक ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सेम स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। एक ग्रुप का, एक सेल का ग्रुप है जिसमें सबकी स्ट्रक्चर सेम होती है और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, इसे टिश्यू बोलते हैं। ये गलत डेफिनेशन है, दिस इज रॉन्ग डेफिनेशन। सही डेफिनेशन क्या होती है? ग्रुप ऑफ सेल, सेल का ग्रुप टिश्यू होता है बिल्कुल, लेकिन वो जो सारी सेल होती है उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होना जरूरी नहीं है। अगर सारी सेल स्ट्रक्चर सेम रखती है तो टिश्यू हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी की सारी सेल स्ट्रक्चर सेम ही रखे। उसके ग्रुप को भी अगर डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर भी साथ में मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो उसे भी अपन टिश्यू ही बोलेंगे। तो सही डेफिनेशन क्या है? ए ग्रुप ऑफ सेल दैट मे और मे नो ए सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। ये सही डेफिनेशन है टिश्यू की। समझ गई बात? तो टिश्यू क्या हो गया, समझ में आया। उसके बाद में अपन प्लांट में डिफरेंट टाइप के टिश्यू पढ़ते हैं। तो एक अपन जनरल सी बात ये पढ़ते आए हैं कि एक बॉडी में जो नॉर्मल जो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है वो सेल होती है। ये अपन सब पढ़ गए हैं सेल वाले चैप्टर में। इसके बाद में जैसे ही सेल का ग्रुप बनता है, अब वो सेम टाइप की सेल हो सकती है, वो डिफरेंट टाइप की सेल हो सकती है, और डिफरेंट शेप की सेल भी हो सकती है, डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर भी रख सकती है सेल की। लेकिन ये सारा का सारा मामला है, जो ये सारी की सारी जो सेल है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रही है। जैसे मैं डिफरेंट टाइप के लोगों को यहाँ पे ग्रुप में लेके आता हूँ, अब उनका कलर, उनकी हाइट अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनको मैंने बोला कि कई चीजें यहाँ से उठा के वहां पे रखनी है। लेकिन सारे के सारे लोग ग्रुप में एक जगह से चीजों को उठा के दूसरी जगह रख रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? एक लोगों का ग्रुप है जो एक क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं, चीजों को यहां से वहां पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। इतना सा काम है, इसे अपन टिश्यू बोल देते हैं। तो ये टिश्यू है। अब इस टिश्यू में आप ध्यान से देखो कि इसमें डिफरेंट टाइप की सेल भी है, लेकिन एक पर्टिकुलर फंक्शन करती है, इसलिए अपन इसे टिश्यू बोल देते हैं। अब टिश्यू जो है, टिश्यू के डिफरेंट टाइप होते हैं। तो उसके बाद में टिश्यू में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म लेवल तक पहुंचते हैं। तो कैसे पहुंचते हैं देखना। सेल का ग्रुप टिश्यू हो गया, टिश्यू को अपन टिश्यू सिस्टम बोल देंगे। अब बहुत सारे टिश्यू अगर साथ में आए तो उसे अपन बोलेंगे टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम इसे बोल देंगे। बहुत सारे टिश्यू साथ में काम करने लगे तो उसे अपन टिश्यू सिस्टम बोलेंगे। उसके बाद में बनेगा ऑर्गन। क्या बनेगा? ऑर्गन। और फिर बनेगा ऑर्गन सिस्टम। क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। और उस लास्ट में अपन यहां तक पहुंच जाएंगे कि ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो यहां से क्या बन जाएगा? एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब मैं आपको स्पेशली बता देता हूं, क्या बता देता हूं कि एक प्लांट में क्या होता है। एक प्लांट में सेल होती है, बिल्कुल होती है। एक प्लांट में टिश्यू भी होता है, बिल्कुल होता है। एक प्लांट में टिश्यू सिस्टम भी होता है। लेकिन एक प्लांट में जनरली देखा गया है कि कोई ऑर्गन नहीं होता। इसका मतलब एक प्लांट में टिश्यू सिस्टम के बाद में सीधा एक पूरा प्लांट होता है जिसे अपन ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। अब वो कोई भी टाइप का प्लांट हो, जैसे मैंगो का प्लांट हो गया, बनाना का प्लांट हो गया, एप्पल का प्लांट हो गया, सारे जितने भी प्लांट है ये एक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसमें ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन नहीं होता है। हाँ, अब मैं बोलता हूं कि फिर भी अपन अगर ऑर्गन की बात करना चाहिए प्लांट के केस में, एनिमल के केस में होता है, ऑर्गन भी होता है, ऑर्गन सिस्टम भी होता है। लेकिन प्लांट के केस में फिर भी अपन अगर ऑर्गन की बात करने चाहे तो आप यहां से बात कर सकते हैं कि जो लीफ होता है उसे अपन ऑर्गन बोल सकते हैं, और जो स्टेम होता है उसे अपन ऑर्गन बोल सकते हैं, जो रूट होता है उसे अपन ऑर्गन बोल सकते हैं। ऐसे कुछ पार्ट है जिसे अपन ऑर्गन बोल सकते हैं प्लांट में, लेकिन रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको यहाँ पे मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी अगर प्लांट के केस में देखने को मिलती है तो वो होता है टिश्यू सिस्टम, जिसमें मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। उसके बाद में वो सारे के सारे टिश्यू ग्रुप में बनते हैं
और वो साथ में एक स्पेशल टाइप का या फिर बहुत बहुत सारे टाइप के फंक्शन वो करते हैं, उन्हें अपन एक साथ में ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, उससे अपन प्लांट बोल देते हैं। तो प्लांट के केस में इतना ही होता है। एनिमल के केस में अपन अलग से बात जब करेंगे तो सेल, टिश्यू, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म तक जाएंगे। समझ में आया मेरी बात? तो ये होता है टिश्यू का एक तरीके का सीक्वेंशियल लेवल। अब मैं यहां से आगे चल के अगर आपको डिफरेंट टाइप के टिश्यू के बारे में अगर जानकारी दूं तो यहां से अपन प्लांट टिश्यू के एक ये फ्लो चार्ट सारे बच्चे बनाएंगे अपनी रफ नोटबुक में या अपनी नोटबुक में। ये फ्लो चार्ट जरूर आपको याद रखना और हमेशा ये याद रहना चाहिए। पूरे इस चैप्टर का प्लांट टिश्यू का एक ओवरव्यू है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। प्लांट में दो ही तरीके के टिश्यू होते हैं। एक टिश्यू ऐसा होता है जिसमें जो ग्रुप ऑफ सेल होता है, भाई ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलते हैं, इसमें सेल हमेशा डिवीजन करती रहती है, वो कभी भी डिवीजन करने से रुकती नहीं है। उसका एक ही काम है डिवीजन करना, डिवीजन करना, डिवीजन करना। तो डिवीजन की कैपेसिटी जिस सेल में होती है और वो सेल ग्रुप में होती है, उस सारे सेल को अपन बोलते हैं मेरिस्टेम टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक जो सेल होती है, मेरिस्टेम का मतलब ही डिवीजन करना होता है, तो मेरिस्टेमेटिक सेल जो ग्रुप में होती है उसे अपन मेरिस्टेम टिश्यू बोल देंगे। उसके बाद में दूसरे टाइप का जो टिश्यू होता है वो क्या करता है, अब ये मेरिस्टेम का मतलब डिवीजन करना है, इसका कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है आपको, डिवीजन कर रही है। हाँ, अब वो डिफरेंट जगह अलग अलग तरीके से डिवीजन करती है, तो उससे के जहां पे वो है प्रेजेंट उसके बेस पे अपन अलग अलग नाम जरूर दे देते हैं, लेकिन मेरिस्टेम का मतलब ही डिवीजन होता है। तो इस मेरिस्टेम का मतलब आपको क्या याद रखना है, डिवीजन, कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। डिवीजन की कैपेसिटी अगर किसी सेल में है तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक पार्ट बन जाएगा। समझ में आ गया? उसके बाद में दूसरा जो टिश्यू इस प्लांट में होता है वो होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का मतलब ये है कि मेरिस्टेम टिश्यू का डिवीजन करने का काम है। अब भाई बहुत सारे लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन ऐसे ही करते जा रहे हैं, एक ही टाइप का फंक्शन कर रहे हैं और जिंदगी भर ऐसे ही करते जा रहे हैं। तो मैंने उनको पकड़ा और समझाया, मैंने कहा यार जिंदगी भर एक ही तरीके का काम थोड़ी करोगे, कुछ परमानेंट काम करना चालू करो। ऐसा नहीं कि किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी करते चले जा रहे हो, कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिवीजन करते चले जा रहे हो। तो मेरे हिसाब से आपको एक परमानेंट काम करना चाहिए। तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं, मेरी बात समझने लग जाते हैं वो लोग, और वो क्या करते हैं, वो कोई परमानेंट काम करना शुरू कर देते हैं। तो एक परमानेंट क्या बन जाते हैं, वो एक पर्सन बन जाते हैं। और परमानेंट पर्सन में दो तरीके से होते हैं। भाई अभी वो जस्ट उनको मैंने समझाया है, समझाने के बाद में वो जस्ट परमानेंट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब वो समझाने के बाद में जब परमानेंट होने की कोशिश करें तो वो पहले सिंपली परमानेंट होंगे, एकदम से परमानेंट नहीं हो जाएंगे। तो पहले वो जब मैंने उनको मेरिस्टेम को, जो जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं थी, सिर्फ वो एक ही काम कर रहे थे, डिवीजन 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 डिवीजन, अब मैंने उनको समझाया तो वो सिंपली परमानेंट हो गए। उसके बाद में मैंने उनको और समझाया, मैंने बोला कि इतना अगर आप में थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ है, इतना अगर आपने यहाँ से प्रोग्रेस कर लिया तो थोड़ा सा और प्रोग्रेस करो, और फिर आप इतने कॉम्प्लेक्स बन जाओ, इतने परमानेंट बन जाओ कि आपके बाद में कोई पार्टी नहीं हो, तो वो फिर यहाँ से सिंपल परमानेंट से कॉम्प्लेक्स परमानेंट भी बन गए। तो एक तरीके से यही सीक्वेंस चलेगी इस पूरे चैप्टर में। मेरिस्टेम टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बनेगा, लेकिन मेरिस्टेम टिश्यू से पहले बनेगा सिंपल परमानेंट, फिर बनेगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट, और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ही प्लांट में हाईएस्ट लेवल होता है। इसके बाद में तो प्लांट ही होता है, ऑर्गेनिज्म होता है। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है, मेरिस्टेम, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। इनके अगर यहाँ पे कुछ सेल डिवीजन करने की कैपेसिटी रखती है, तो अगर डिवीजन से या फिर सेल में जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है उस प्रोसेस के बाद में अगर कोई रॉ मटेरियल बाहर निकलता है या फिर कोई सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बाहर निकलते हैं, जो कहीं ना कहीं गम होता है, रबर होता है, ऐसी चीजें, रेजिन होता है, टेनिन होता है, पेक्टिन होता है, ऐसी कुछ बातें, अगर ऐसी कुछ मटेरियल अगर वो सीक्रेट करते हैं प्लांट, तो वो कहीं ना कहीं डिपोजिट होते चले जाते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का काम करने लग जाते हैं। तो सेल के बीच में अगर डिपोजिशन हुआ तो कुछ सेल मर जाएगी, और मरने से सेल वो बाहर प्रोटेक्शन का काम करती है। डेड सेल क्या कर सकता है भाई, डेड पार्ट क्या कर सकता है किसी प्लांट में या फिर किसी लिविंग बॉडी में, वो डेड पार्ट सिर्फ और सिर्फ वो प्रोटेक्शन दे सकता है, मैकेनिकल सपोर्ट कर सकता है। इनके अलावा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। इसके बाद में मैं अलग करके आपको ऐसे बता देता हूं कि मेरिस्टेम के तीन टाइप है। अब मेरिस्टेम के कोई तीन टाइप नहीं है, मेरिस्टेम का एक ही टाइप है। क्या नाम है? मेरिस्टेम, मेरिस्टेम, मेरिस्टेम। अब ये मेरिस्टेम मतलब डिवीजन, कहां पे डिवीजन कर रहा है। अगर ये टॉप पे डिवीजन कर रहा है, बहुत ही हाईएस्ट लेवल पे, तो उसे अपन बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम। तो मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ बना रखा है, देखो एक सीड होता है अपने पास में, एक क्या होता है, सीड होता है। तो मैं यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये एक सीड है, दिस इज सीड। सीड में आपने देखा होगा दो पार्ट होते हैं, एक होता है सीड में एम्ब्रियो, तो ये बना रखा है मैंने एम्ब्रियो, जिसमें क्या होता है, ये पहले जाइगोट बना था, फिर डिवीजन से एम्ब्रियो बन गया। उसके बाद में बाकी सीड में जो बचा कुचा पार्ट होता है वो क्या होता है, स्टोरेज फूड होता है।
अब अपन ने क्या किया, इस सीड को जर्मिनेट करवाने की कोशिश करी, मतलब जमीन में डाल दिया ताकि जर्मिनेट हो गए एक प्लांट बनाए। तो ये यहां से जैसे ही इसको यहां से न्यूट्रिशन मिलना चालू होगा, या फिर जैसे अपन इसको जमीन में डालेंगे तो इसको यहां से पानी मिलेगा, ये डोरमेंसी ब्रेक करेगा, मतलब ये एक तरीके से ये सीड सोया हुआ है, इसका ये एम्ब्रियो सोया हुआ है, जस्ट इसको जिंदा रखने की कोशिश की गई है, बाकी ये कहीं ना कहीं कोई सेल डिवीजन ज्यादा नहीं करता है। एम्ब्रियो जिंदा है, स्टोरेज फूड ये है। जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये जर्मिनेट करना चालू कर देता है, मतलब इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, किसमें, एम्ब्रियो में, और यहां से खाना मिल रहा है पर्टिकुलर। तो यहां से जब ये खाना मिला तो ये यहां से सेल डिवीजन करना चालू करता है, और ये सेल डिवीजन करता करता यहां पे पहुंचता है। इसके साथ में क्या होता है, कुछ ऐसे छोटे छोटे पार्ट बनते हैं, इसे लीप प्लेट बोलते हैं, इससे अपन लीप जैसी स्ट्रक्चर कुछ बनती है इसे। देखो यहां से ऐसे जर्मिनेट करके लीप प्लेट स्ट्रक्चर बन गई, ऐसे बन गई, ऐसे बन गई, ऐसे बन गई। अब होता क्या है रियल में, देखना क्या होता है, रियल में होता कुछ ऐसा है कि ये सेल यहां से जब भी डिवीजन करती है तो ये यहां से ऊपर जा रही है, लेकिन साइड में कुछ ऐसी लीप जैसी पार्ट जिसे अपन लीप प्लेट बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये लीप प्लेट है, लीप प्लेट। लीप प्लेट से आगे जाके लीप बनती है, ब्रांच बनती है। देखो ये यहां से डिवीजन करके लीप प्लेट बनाती जा रही है और बीच में डिवीजन चलता जा रहा है। अब क्या होता है, जब ये डिवीजन आगे बढ़ता चला जाता है तो ये लीप प्लेट धक्का मारने से ऐसे बाहर निकलती है, ऐसे। तो एक तरीके से ऐसे ही तो हो रहा है कि एक प्लांट धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, इधर यहाँ पे कुछ पार्ट ऐसे था, ऐसे था, ये पार्ट देखो जैसे ही ऊपर जा रहा है तो ये पार्ट ऐसे सीधा हो गया, ऐसे 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 सीधा होता चला जा रहा है, पीछे पीछे ये पार्ट सीधा होता चला जा रहा है, एक प्लांट इस तरीके से फॉर्म होता चला जा रहा है। तो ये जो लीफलेट है सीधी हो गई, सीधी हो गई, और ये ऊपर चला जा रहा है। ये ऊपर वाला पार्ट जो है यहाँ पे सेल डिवीजन कर रही है, ये डिवीजन करने की कैपेसिटी रखती है। डिवीजन करने की कैपेसिटी रखने वाली सेल तो यही है, मेरिस्टेम सेल। तो यहाँ पे मेरिस्टेम सेल है, तो मेरिस्टेम सेल देखो ऐसे डिवीजन करिए तो ये बनेगा सूट। तो इस जमीन के इस वाले पार्ट में जो ऊपर वो जो चीजें जा रही है उसे अपन सूट बोलते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं, सूट। सूट में कौन आता है, सूट में स्टेम आता है, ब्रांचेज आती है और लीफ आता है। क्या आता है, स्टेम आता है, ब्रांच आती है और लीफ आता है। ये तीन बात याद रखनी है, स्टेम, ब्रांच और लीफ किसमें आता है, सूट में आता है। ऐसे ही डिवीजन नीचे होता है। अब अगर मैं सीड को सही से बनाना चाहूं तो यहां से मैं बोलूंगा कि बेटा एक पार्ट यहाँ पे होता है जो यहां से, जिसका नाम होता है प्लूम्यूल। अब ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात है लेकिन फिर भी आपको याद रखनी चाहिए। ये जो एम्ब्रियो होता है इसमें एक पार्ट होता है प्लूम्यूल जिससे निकलता है सूट, और एक यहाँ पे नीचे ऐसा ही पार्ट होता है जिससे अपन बोलते हैं रेडिकल। इस रेडिकल वाले पार्ट से निकलता है रूट। तो यहां से डिवीजन से नीचे क्या बनेगी, रूट। तो देखो यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, इस तरीके से यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पे डिवीजन करने वाली सेल कौन सी होगी, मेरिस्टेम सेल। इसका मतलब मेरिस्टेम सेल को सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो यहाँ पे डेंस साइटोप्लाज्म मिलेगा, मतलब साइटोप्लाज्म का जो कंसंट्रेशन है, जिसमें जो न्यूट्रिशन का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है, इधर जो सेल डिवीजन हो रहा है ऊपर इसकी हाइट बढ़ाता चला जा रहा है। अब देखो ऐसा ही सेम फिनोमेना मैंने यहाँ पे बनाया है। अब देखना मेरिस्टेम का मतलब आप दिमाग में रखना, कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, डिवीजन की कैपेसिटी रख रही है सेल। यहां से सीड से जर्मिनेशन हुआ तो मैं बोलता हूं ये सीड देखो यहाँ पे रख देता हूं, ये सीड यहाँ पे था, ये जर्मिनेट करके देखो ऐसा यहाँ पे, यहाँ से ये डिवीजन करता 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 यहाँ तक पहुंच गया। देखो यहाँ पे भी डिवीजन कर रहा है। कुछ सेल यहाँ पे धीरे धीरे परमानेंट हो गई। तो यहाँ पे जो भी सेल प्रेजेंट है, ये जो भी सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, धीरे धीरे क्या हो रही है, ये परमानेंट हो रही है। लेकिन देखो ये परमानेंट होती हुई सेल ऊपर जब जा रही है, ऊपर तो ये सेल डिवीजन करेगी तभी तो ये आगे बढ़ती चली जाएगी, लेकिन पीछे जो सेल छूट रही है वो परमानेंट होती चली जा रही है। लेकिन फिर भी कुछ सेल ऐसी है जो यहाँ पे अभी भी प्रेजेंट है, और वो जो सेल, ये जो सेल थी, ये सेल यहाँ पे पीछे छूट गई है, ये सेल यहाँ पे पीछे छूट गई है। अब ये डिवीजन की कैपेसिटी रखती है, ऐसी ही सेल ये है लेकिन ये डिवीजन की कैपेसिटी रखती है, पीछे छूट गई है। ऐसा कुछ सेल नीचे भी जा रहा है, तो यहां से देखो इस रूट की इलोंगेशन कराएगा, इसके बाहर ये जो कवरिंग लगा दी है ना, इसे अपन कहीं ना कहीं रूट केप बोलते हैं, इसे रूट केप बोल सकते हैं। ये भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात है लेकिन तुम्हें याद रख लेनी है। रूट के बाहर एक केप होती है, क्योंकि यहाँ पे जो डिवीजन करने वाला पार्ट है वो बहुत ही स्मूथ होता है, इसलिए इस रूट को नीचे जमीन में पेनिट्रेट करने के लिए प्रोटेक्शन देता है, जिसे रूट केप बोल देते हैं। ओके, उसके बाद में कुछ सेल यहाँ पे परमानेंट होती चली गई, कुछ सेल देखो यहाँ पे। अच्छा, मैं ये जो पार्ट बनाया ना, आपने गन्ने का प्लांट देखा हो, गन्ने का प्लांट कुछ ऐसे हो, तो उसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, ऐसे ऐसे बीच बीच में कुछ पार्ट होते हैं। बताता हूँ वो क्या होता है। देखो सेल डिवीजन करती हुई यहाँ पे चली गई, यहाँ पे जो सेल है वो डिवीजन किया और यहाँ पे कुछ डिपोजिशन हो गया। डिपोजिशन से क्या हो गया, कुछ सेल यहाँ पे मर गई है, कुछ सेल मर गई तो कुछ पार्ट यहाँ पे डेड पार्ट जैसा कुछ हो गया, तो मैकेनिक को थोड़ा सा ज्यादा रिजिड हो जाता है। तो आपने गन्ने में देखा होगा, गन्ने में यहाँ का पार्ट थोड़ा ज्यादा रिजिड होता है। उसके बाद में ये सेल यहाँ पे डिवीजन करती हुई आगे चली गई, लेकिन कुछ सेल यहाँ पे पीछे छूट गई ऐसे,
इसके पीछे ऐसे कुछ सेल छूट गई। देखो यहाँ पे मैंने दिखा रखी है, ये जो सेल है ये डिवीजन करती हुई सेल जब आगे जा रही थी तो सेल यहाँ पे परमानेंट तो बनती चली जा रही है। देखो सेल परमानेंट बनती चली जा रही है। बीच वाली जो मैंने ये रेड कलर से लाइन बनाई है ये सारी सेल परमानेंट सेल है, अभी ये डिवीजन नहीं करती है। लेकिन साइड में देखो सेल छूट गई है तो डिवीजन करने की कैपेसिटी अभी भी रखती है, मतलब मेरिस्टेम सेल वो अभी भी है। फिर से यही केस बना, फिर से ये डिवीजन करने वाली सेल, फिर से ये पीछे जो सेल छूट गई है वो परमानेंट सेल होती चली गई है। उसके बाद में लास्ट में यहाँ पे देखना, यहाँ पे सेल परमानेंट हो रही है लेकिन यहाँ पे अभी भी सेल डिवीजन करती चली जा रही है। अब देखना वो क्या रहा है, जो सेल यहाँ पे साइड में छूट गई है, लेटरल साइड में जो छूट गई है भाई, ये जो स्टेम है इस स्टेम की जो पेरीफेरी वाला जोन है, पेरीफेरी वाला मतलब दूर वाला, सेंटर से दूर वाला जोन, इस दूर वाले जोन में कुछ सेल छूट गई ना भाई। इसे आप अगर ऐसे राउंड बना दो ऐसे, तो ये जो साइड वाली सेल है, ये पास पास में जो सेल भाई, ये एक स्टेम है ऐसा, इसके ये पास वाली जो सेल है, बाहर वाली सेल है, वो सारी की सारी सेल डिवीजन करने की कैपेसिटी रखती है। मुझे बताना जब ये सेल डिवीजन करती है तो क्या होता है। जब ये सेल डिवीजन करती है तो यहां से धक्का लगता है, धक्का लगता है तो इसकी यहां से क्या बढ़ती है, गर्थ बढ़ती है, विड्थ बढ़ती है। और ये जो यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल है जो डिवीजन की कैपेसिटी रखती है, इसे मेरिस्टेम सेल ही बोलते हैं, लेकिन ये लेटरल साइड में प्रेजेंट है, इसलिए इसे अपन बोल देते हैं लेटरल मेरिस्टेम। इसे अपन क्या बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टेम। इतनी सी बात याद रखनी भाई, ये ग्रुप ऑफ सेल तो है जो डिवीजन करने की कैपेसिटी रखती है, लेकिन है कहां पे, लेटरल साइड में, इसलिए क्या बोल दिया, लेटरल मेरिस्टेम। दूसरी बात, ये जो सेल, कुछ सेल मर गई थी या फिर कुछ सेल यहाँ पे रिजिड हो गई है, इस वाली जगह को अपन बोलते हैं नोड रीजन। इसे क्या बोलते हैं, नोड रीजन। फिर से नोड बन गया थोड़ी देर बाद में, फिर ऊपर जाके कुछ देर बाद में फिर से नोड बन गया। और आपको मैं एक मजे की बात बता दूं कि हर एक स्टेम में चाहे आपको नोड दिखता है, चाहे आपको शुगर कैन जैसा यहाँ पे नोड दिखता है या नहीं दिखता है, लेकिन हर एक स्टेम में ऐसा होता है, समझ गए। तो कुछ डिस्टेंस के बाद में फिर से नोड बनेगा। अब देखना मेरी बात ध्यान से, नोड और नोड के बीच में जो जगह होती है, इस नोड से लेके इस नोड के बीच की जगह जो है उसे अपन बोलते हैं इंटरनोड। इसे अपन क्या बोलते हैं, इंटरनोड। भाई नोड नोड के बीच में जगह, इंटर दो के बीच में इंटरनोड वाली जगह। अब देखो इंटरनोड में क्या है, इंटरनोड में एक तो मैंने बात कर ली कि ये लेटरल मेरिस्टेम है, तो लेटरल मेरिस्टेम की अपन ने बात कर ली। इसके बाद में देखो कुछ सेल इस नोड के आसपास डिवीजन करने की कैपेसिटी रखती है, डिवीजन करने की कैपेसिटी यहाँ पे सेल रख रही है, और है कहां पे, इस इंटरनोड वाले रीजन में, मतलब नोड के जस्ट नीचे और नोड के जस्ट ऊपर, ये भी डिवीजन करने की कैपेसिटी रखती है। इसलिए इस सेल का नाम ये इंटरनोड में यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए इन सेल का नाम यहाँ पे अपन ने रख दिया है। ये जो सेल है जो यहाँ पे इस नोड के अप और डाउन है, इसे अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे अपन बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इसे अपन क्या बोलते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। देखो अभी फिर से वही बात, मेरिस्टेम का मतलब होता है डिवीजन की कैपेसिटी। अब वो डिवीजन की कैपेसिटी रखने वाली सेल है कहां पे, वो इंटरनोड रीजन में, इसलिए क्या नाम पड़ गया उसका, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या करता होगा भाई, लेटरल मेरिस्टेम इसकी गर्थ बढ़ा रहा है, मतलब इसका डायमीटर इंक्रीज कर रहा है। अब ये यहाँ पे डिवीजन करेगा तो ये यहाँ पे तो ये इसकी गर्थ बढ़ाने का काम तो लेटरल मेरिस्टेम ने जिम्मेदारी ले रखी है। जो सेल डिवीजन करने की कैपेसिटी साइड में रह गई है वो तो यहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम है। ये जब इंटर कैलरी मेरिस्टेम डिवीजन करती है तो क्या होता है, एक तो इसका मेन काम होता है कि यहाँ से ब्रांचेस बना देती है, तो यहाँ से ब्रांचेस निकलेगी। इस इंटर कैलरी मेरिस्टेम का काम क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम का काम है ब्रांचेज बनाना। इसका मतलब जो ब्रांच बनती है वो कौन बनाता है, वो बनाता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। लीफ कौन बनाता है, लीफ देखो ये लीफ बनाता है एपिकल मेरिस्टेम, जो टॉप पे होता है। ये टॉप वाली सेल पीछे छूट के गई है, समझ गए मेरी बात। तो एपिकल मेरिस्टेम से ही ये पीछे वाला पार्ट छूट के गया है, जो यहाँ से ब्रांच भी बना सकता है, लीफ भी बना सकता है, लेकिन ब्रांच और लीफ के लिए अपन इंटर कैलरी मेरिस्टेम का नाम दे देते हैं। अब सुनना मेरी बात, इंटर कैलरी मेरिस्टेम समझ में आया। इसके बाद में होता है लास्ट में जो टॉप पे है, और क्या रखता है, डिवीजन की कैपेसिटी। डिवीजन की कैपेसिटी रखने वाले सेल को मेरिस्टेम सेल, मेरिस्टेम सेल है कहां पे, टॉप पे। टॉप के लिए एक वर्ड यूज करते हैं एपी, टॉप के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, एपी। एपी जो वर्ड यूज किया गया है वो टॉप के लिए यूज किया गया है। एपी के लिए कोई पार्ट प्रेजेंट है उसे अपन एपिकल, और सेल कैसी है, डिवीजन वाली सेल, डिवीजन वाले सेल को क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम सेल, तो इसे अपन बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम। अब मुझे ध्यान से देख के बताओ यार, है तो सारे के सारे सेल मेरिस्टेम ही, लेकिन अलग अलग जगह प्रेजेंट है, इसलिए अलग अलग जगह के हिसाब से नाम रख दिया है। बाकी है सब के सब क्या, डिवीजन की कैपेसिटी रखने वाली सेल का ग्रुप,
उसे ये अपन क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इसी के बेस पे अपन ने, पोजीशन के बेस पे अपन ने 3 पार्ट के बना दिए, एक लेटरल मेरिस्टेम है, एक एपिकल मेरिस्टेम है और एक इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, और मेरिस्टेम कुछ भी नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आई? तो अगर आपको मेरिस्टेम वाली बातें समझ में आई है तो मैं यहां से आगे चलता हूं, ये यहां से बातें आपको समझ में आई होगी। इससे मैं अगर आगे चलूंगा तो मैं आपको चीजें आगे बताता हुआ चलता हूं। क्या कि अब अपन जो नेक्स्ट पार्ट है वो पढ़ते हैं कि एक मैंने इन सभी मेरिस्टेम सेलों को समझाया कि आप एक सही से अच्छा सा फंक्शन करने लग जाओ यार। आप कितने दिन एक ही टाइप का काम करोगे जिससे आप बोर हो गए हो, या फिर जिंदगी में कुछ आगे कुछ अच्छा करना है कि नहीं करना। तो जो सेल है, जो सेल अभी कुछ भी डिवीजन की कैपेसिटी रख रही है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, डिवीजन 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 डिवीजन। तो देखो ये सेल यहाँ पे डिवीजन करने की कैपेसिटी रखती है, और इन सेल का काम सिर्फ और सिर्फ डिवीजन करना ही है। इसलिए इन सभी सेल को अपन क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम सेल। मेरिस्टेम सेल का एक ही काम है, क्या, डिवीजन करना, क्योंकि इनके पास में एक ही स्पेसिफिक फंक्शन है, डिवीजन करने की कैपेसिटी। अब मैंने इनको जब समझाया तो इन्होंने क्या बोला कि हम परमानेंट होना चाहते हैं। मैंने इनको बोला कुछ परमानेंसी वाला काम करो, कुछ अच्छा काम करो, तो ये परमानेंट होने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जैसे ही परमानेंट होने की कोशिश करेंगे तो देखना क्या हो जाएगा इनमें। परमानेंट होने की कोशिश करेंगे तो एकदम से परमानेंट नहीं हो पाएगी सेल, पहले सिंपली परमानेंट होगी। सिंपली जब ये परमानेंट होती है और ये जस्ट परमानेंट होना चाहती है तो क्या होते हैं, एक ऐसे बॉक्स बनाता हूं मैं भाई, इस बॉक्स में अभी भी डिवीजन करने वाली सेल आएगी। देखो ये सभी सेल इस तरीके से अरेंज हो गई, इस तरीके से सारी सेल अरेंज हो गई। अभी देखना पहले यहां पे कोई डायरेक्शन नहीं थी, ऐसे ही पड़ी हुई सभी सेल। अब की बार जो सेल आई है वो देखो एकदम मस्त लग रही है, एकदम लाइन में अरेंज है, और अभी डिवीजन की कैपेसिटी रखती है। अभी डिवीजन की कैपेसिटी रखती है मतलब मेरिस्टेम जैसा कैपेसिटी तो है, इसमें डिवीजन कर सकती है सेल। क्यों? क्योंकि इनके बीच में न्यूट्रिशन भी अच्छा खासा है और बीच में खाली जगह भी है। तो सेल के बीच में न्यूट्रिशन भी है, खाली जगह भी, इसलिए अच्छे से डिवीजन कर सकती है। और अगर सेल ने सिंपली परमानेंट होने की कोशिश करी है, तो मेरिस्टेम सेल ने जब पहली बार परमानेंट होने की कोशिश करी तो वो सेल बन गई है पैरेनकाइमा सेल। अब पैरेनकाइमा सेल का अगर ग्रुप एक चेंबर में आ गया है तो उससे अपन क्या बोल देंगे, पैरेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के बीच में देखो जगह, खाली जगह। भाई अगर सेल को और सेल के बीच में खाली जगह तो क्या क्या कर सकता हूं, क्या वो मैकेनिकल सपोर्ट दे सकता है? क्या नहीं दे सकता यार। मैकेनिकल सपोर्ट खाली जगह बीच में है, इसलिए उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, स्मूथनेस बहुत ज्यादा है। हाँ, वो जो खाली जगह उसे भर जरूर सकता है, खाली जगह को भर सकता है। सेल डिवीजन कर रहा है तो नई सेल बना के उस खाली जगह को, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस को भर सकता है। इसके बाद में स्टोरेज कर सकता है। भाई खाली जगह बीच में तो स्टोरेज कर सकता है। प्लांट में अगर यहाँ पे फोटोसिंथेसिस से खाना स्टोर करना है तो कर सकता है, स्टोर बिल्कुल कर सकता है। और क्या कर सकता है, मैकेनिकल सपोर्ट बिल्कुल नहीं दे सकता। सिक्रीशन वाला अगर कोई पार्ट है प्लांट में, कोई चीज सिक्रेट करनी है तो सिक्रीशन वाला पार्ट यहां से सिक्रेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज है तो सिक्रीशन भी यहां से हो सकता है। और मैंने यहाँ पे बोल रहा था कि लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस है। भाई सेल और सेल के बीच में जो खाली जगह उससे अपन क्या बोलेंगे, इंटरसेलुलर स्पेस। अच्छा भाई सेल और सेल के बीच में जगह। न्यूक्लियस मैंने देखो अभी लगभग सेंटर में बनाया, इसका न्यूक्लियस लगभग सेंटर में होता है क्योंकि अच्छी खासी डिवीजन करने की कैपेसिटी रखती है। उसके बाद में लिविंग टिश्यू होता है क्योंकि डिवीजन करने की कैपेसिटी रखता है, सिक्रेशन कर सकता है। स्पेस फिलिंग टिश्यू है, अगर कहीं पे भी प्लांट में कोई स्पेस खाली है उसे भरना है तो वहां पे कौन सा टिश्यू जाएगा, पैरेनकाइमा टिश्यू वहां पे जाके अपना डिपोजिशन कर देगा। क्या इतनी बात समझ में आई? अब बोलते हैं कुछ नाम और है इनके, तो बोलते हैं क्या क्या नाम है भाई। तो यहाँ पे अगर इस सेल और सेल के बीच में अगर खाली जगह, जैसे मैं बोलता हूँ ये खाली जगह, खाली जगह में क्या भरा हो सकता है, खाली जगह में एयर भरा हो सकता है। क्या एयर भरा हो सकता है? खाली जगह में एयर भी तो हो सकता है ना। एयर वहां पे होता है जो प्लांट एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जिन्हें तैरने का काम होता है, जो ऐसे फ्लोट कर रहे होते हैं, फ्री फ्लोटिंग कर रहे होते हैं। तो फ्लोट करने वाले जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, पैरेनकाइमा सेल के बीच में एयर भरी होती है, एयर ब्लेडर जैसा कुछ होता है, और उस टिश्यू के ग्रुप को अपन बोलते हैं यहाँ पे एरेनकाइमा। क्या बोलते हैं? एरेनकाइमा टिश्यू। देखो एरेनकाइमा टिश्यू, पैरेनकाइमा के बीच में स्पेस है तो एरेनकाइमा। बहुत बढ़िया। अगर यहाँ पे बेटा फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस से तो क्या बनता है यार, फोटोसिंथेसिस से तो यहाँ पे बनता है खाना, और खाना बनता है तो खाना कौन सी टिश्यू में बनता है आपको सबको पता होगा लगभग। नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, क्लोरोफिल जो होता है पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है। और क्लोरोप्लास्ट में अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जो टिश्यू काम करता है वो पैरेनकाइमा टिश्यू होता है, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन की कैपेसिटी और स्पेस होना चाहिए, इसलिए उस टिश्यू को फोटोसिंथेसिस करने वाली जगह वाले टिश्यू को अपन बोलते हैं यहाँ पे
क्लोरेन काइमा, क्या बोलते हैं? क्लोरेन काइमा टिश्यू बोलते हैं। सारे के सारे टिश्यू पेरेंट काइमा है, अलग अलग तरीके के फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए अलग अलग नाम रख दिया है पेरेंट काइमा टिश्यू। पेरेंट काइमा टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसमें स्पेस होता है, सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस अच्छा है, स्टोरेज कर सकता है। देखो फोटोसिंथेसिस होता है, खाना बनेगा, खाना कहां पे बनता है? क्लोरेन काइमा, क्लोरोफिल टिश्यू यहाँ पे होता है, इसलिए अपन क्लोरेन काइमा बोल देते हैं। एयर ब्लेडर वाली जो सेल, वो जो पार्ट होता है जिसमें अपन बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट जो है, उनके बीच में कुछ खाली जगह होती है जिससे वो तैर सके। भाई बीच में स्पेस होगा तभी वो हल्का होगा और तैर सकता है, उसे अपन बोल देंगे एरेनकाइमा। क्या पेरेनकाइमा तुम्हें समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। उसके बाद में अपन नेक्स्ट जो पार्ट पढ़ते हैं, तो मैंने इनको और समझाया थोड़ा। अभी देखो, पर ये सेल है ना, ये सेम टाइप की सेल है। जब भी सेम टाइप की सेल होती है ना, तो उसे अपन सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। सेम टाइप की सेल होती है तो सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। एक ही टाइप की सेल, देखो ये एक ही टाइप की सेल मैंने यहाँ पे बनाई है, डिफरेंट टाइप की सेल मैंने यहाँ पे नहीं बनाई है। अब मैंने इनको और समझाया तो इनके साथ में हुआ क्या भाई, जब ये ज्यादा समझ गए तो क्या हुआ, बोलते हैं और परमानेंट होने की कोशिश करते हैं, स्पेशल फंक्शन करते हैं, कोई और ही अच्छा फंक्शन करते हैं, तो ये थोड़े से क्या हो गए, ज्यादा ऐसे एक्साइटेड होके कुछ अच्छा सा काम और करने लगे। ऐसे केस में क्या हुआ, ऐसे केस में जो सेल है वो ज्यादा पास पास में आ गई। ज्यादा पास पास में जैसे ही सेल आई तो इनके बीच में क्या हुआ, इंटरसेलुलर जो स्पेस था उनके बीच में कुछ डिपोजिशन हो गया, कुछ चीजें डिपोजिट होने लग गई। भाई जब ये सेल डिवीजन करती है तो ये इनका साइज भी बढ़ता है, और साइज बढ़ता है तो इनके बीच में कुछ डिपोजिशन होने लग गया। डिपोजिशन से कुछ चीजें धक्का मारने लगी, धक्का मारने से न्यूक्लियस थोड़ा सा साइड में शिफ्ट होने लग गया। तो इनका न्यूक्लियस आपको कहीं ना कहीं सेंटर में देखने को नहीं मिलेगा। ये बात आपको याद रखनी है कि इनका जो न्यूक्लियस सेंटर में होता था वो सेंटर में अब नहीं है, क्योंकि इनके जो कॉर्नर्स हैं उन पे कुछ डिपोजिशन होने लग गया है। भाई मेटाबॉलिज्म प्रोसेस से कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो बनते हैं, जैसे अपन लिग्निन, सुबेरिन, पेक्टिन, ऐसा कुछ सब्सटेंस बोल सकते हैं, वो डिपोजिशन से क्या हो गया, इनका न्यूक्लियस थोड़ा सा साइड में शिफ्ट होने लग गया। अब मुझे ध्यान से देख के बताना, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस देखो कितना था, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नेग्लिजिबल है, लिटिल अमाउंट में यहाँ पे क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस है, बहुत छोटा स्पेस है। बट ये सेल में छोटा स्पेस है, इसलिए यहां से न्यूट्रिशन सप्लाई चल रहा है। वो सेल यहाँ पे डिवीजन की कैपेसिटी अभी भी रखती है, इसका मतलब ये सेल अभी भी यहाँ पे लिविंग सेल है। तो पेरेन्काइमा के बाद में जो टिश्यू बनता है, ये पहला टिश्यू है, उसके बाद में जो दूसरा टिश्यू जो बनके तैयार हुआ है, उस टिश्यू का नाम है यहाँ पे कोलेनकाइमा। इसका नाम क्या है, कोलेनकाइमा टिश्यू। तो कोलेनकाइमा टिश्यू कौन सा टिश्यू है, जिसमें पेरेन्काइमा टिश्यू जो सेम टाइप की सेल आएगी, सिंपल परमानेंट टिश्यू का दूसरा टाइप है, सेम टाइप की सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस धीरे धीरे गायब होने लग गया है, बहुत लिटिल अमाउंट में स्पेस बचा है। अब मुझे बताना, जब स्पेस बहुत कम बचा है, यहाँ पे डिपोजिशन भी आ गया है, तो मुझे बताओ ये सेल रिजिडिटी गेन कर लेगी कि नहीं कर लेगी, थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, थोड़ी सी रिजिड हो जाएगी। रिजिड जब एक सेल होती है, वो लिविंग हो क्यों ना क्यों, यहाँ पे लिविंग हो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन रिजिड अगर सेल हो गई तो वो मैकेनिकल सपोर्ट देना चालू कर देगी। तो मुझे बताना, अगर प्लांट में अगर अपन बोले कि एक लीफ है जो प्लांट से लगी हुई और ऐसे हिलती है, हिलने के पीछे उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए होता है और थोड़ी सी रिजिडिटी भी चाहिए होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी देने के लिए अपन यहाँ पे बात करेंगे कोलेनकाइमा टिश्यू की। ये टिश्यू यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी तो देता है, यहाँ पे स्मूथनेस तो देता है, लेकिन ये यहां से मैकेनिकल सपोर्ट नहीं दे सकता। अगर यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट और स्मूथनेस दोनों चाहिए तो आपको एक टिश्यू ऐसा बनाना पड़ेगा जिसके बीच में स्पेस कम हो, इंटरसेलुलर स्पेस कम हो। इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ा बहुत है तो इसलिए थोड़ा बहुत स्टोरेज कर सकता है, थोड़ा बहुत लिस्ट अमाउंट में सिक्रेशन भी कर सकता है। डिवीजन की कैपेसिटी, इसलिए लिविंग सेल है। तो मैंने यहाँ पे देखो बहुत सारी बातें लिखी, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, मैकेनिकल सपोर्ट दे सकता है क्योंकि रिजिडिटी आ गई है इसमें, उसके बाद में फ्लेक्सिबिलिटी भी रखता है। तो जितने भी प्लांट में फ्लेक्सिबल पार्ट, जैसे प्लांट को तेज हवा लगती है, तेज हवा लगती है तो प्लांट ऐसे झुक जाता है बहुत देर तक, अगर बहुत तेज हवा चल रही है, फिर उसके बाद में वापस नॉर्मल स्टेज में प्लांट वापस आ जाता है। फिर हवा इधर चली तो इधर झुक गया। लीफ भी ऐसे पूरे दिन हिलती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं कि लीफ जैसे हिली और टूट के गिर गई, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। उसके पीछे कौन होता है, कोलेनकाइमा सेल होती है, कोलेनकाइमा सेल का ग्रुप होता है, उसे अपन कोलेनकाइमा टिश्यू बोल देते हैं। लेस जो सेल के बीच में जो कॉर्नर होते हैं वो थिक हो जाते हैं क्योंकि डिपोजिशन होने लग गया है, डिपोजिशन की वजह से तो रिजिडनेस आया। इसके बाद में लिविंग सेल है, लिविंग टिश्यू ये है जिसे अपन क्या बोलते हैं, कोलेनकाइमा टिश्यू। दूसरा टिश्यू आपको समझ में आया होगा। तीसरा जो टिश्यू है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अब की बार क्या हुआ, ज्यादा मोटिवेट हो गए लोग, ज्यादा मोटिवेट हो गए, और इतने ज्यादा मोटिवेट हो गए, कितने देखना, इतने ज्यादा मोटिवेट हो गए
कि जो सेल है वो सेल देखो किस तरीके से एक दूसरे के बीच में फंस गई है। इतना ज्यादा डिपोजिशन हो गया सेल के बीच में कि बीच में आने जाने का रास्ता ही नहीं बचा है। अगर सेल के बीच में आने जाने का रास्ता ही नहीं बचा है, इतना ज्यादा डिपोजिशन बीच बीच में हो गया है, तो सेल में ट्रांसपोर्टेशन रुक गया है। सेल में ट्रांसपोर्टेशन रुक गया तो एक लिविंग सेल को न्यूट्रिशन मिलना बंद हो गया, और लिविंग सेल को न्यूट्रिशन मिलना अगर बंद हो जाएगा तो सेल मरेगी कि नहीं मरेगी? तो एक सेल मर गई है, और सेल जब मर जाती है तो उसे अपन डेड सेल बोलते हैं, और डेड सेल के ग्रुप को अपन डेड सेल टिश्यू बोल देंगे। और डेड सेल का यहाँ पे नाम अपन ने रख दिया है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो होता है वो डेड सेल का ग्रुप होता है। अब डेड सेल क्या कर सकता है भाई? डेड टिश्यू, डेड सेल क्या कर सकता है? फुल्ली मैकेनिकल सपोर्ट। इसका एक ही काम है, डेड पार्ट सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोटेक्शन दे सकता है। तो प्रोटेक्शन देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। क्या हुआ था? लिग्निन, सुबेरिन, पैक्टिन का कुछ डिपोजिशन हो गया है। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में घुसना नहीं है। ये प्लांट, ये जो सेल में जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चलता है उसके बाद में जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल बोल सकते हैं इसे, ये प्लांट का एक्सक्रीटरी मटेरियल है जो सेल के बीच में आकर डिपोजिट होना चालू हो जाता है, और ये सेल में इंटरसेलुलर स्पेस गायब हो जाता है, जिससे सेल में न्यूट्रिशन सप्लाई ब्लॉक हो जाती है और ये सेल मर जाती है। इनके डिपोजिशन से सेल क्या होगी? डेड होगी। उसके बाद में बोलते हैं नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट। इंटरसेलुलर स्पेस इसके बीच में नहीं होता है, और नहीं होता है तो ये सेल मर जाती है। अब देखना, ये सारे के सारे सेल एक ही टाइप की थी, ये भी एक ही टाइप की सेल है, ये भी एक ही टाइप की सेल है, और ये भी एक ही टाइप की सेल है। इसलिए इन सभी सेल के को एक साथ में अलग अलग तरीके से अरेंज है, इसलिए अलग अलग नाम जरूर दे दिया गया, लेकिन है सब क्या? सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या सिंपल परमानेंट टिश्यू तुम्हें समझ में आया? हाँ, सिंपल परमानेंट टिश्यू आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू को हटा देता हूँ, रोल आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो एक बार रोक के, और ये फ्लो डायग्राम तो आपके नोटबुक में होना चाहिए। अगर ये फ्लो डायग्राम आपने नोटबुक में बना रखा है या फिर अभी बना लिया है तो ये चैप्टर आपको कभी भी आपके दिमाग से बाहर नहीं जाएगा। और ये चैप्टर अगर दिमाग से बाहर नहीं जाएगा, ये फ्लो डायग्राम अगर दिमाग से बाहर नहीं जाएगा तो फिर चैप्टर में पकड़ अच्छी हो जाएगी आपकी। अब मैं बोलता हूं परमानेंट सेल और ज्यादा परमानेंट होना चाहती है तो परमानेंट सेल को और परमानेंट कर देते हैं यार, बिल्कुल कर देते हैं। इतनी परमानेंट कर देते हैं, इतनी परमानेंट कर देते हैं। अब इनको जो बोलते हैं अपन, इनको बोलते हैं कि कुछ काम करो तो ये काम करने से मना कर देती है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन करना चालू कर देती है। अच्छा, एक टॉपिक छोटा सा और आएगा बीच में, देखो क्या टॉपिक आएगा। मैंने इन मेरिस्टेम सेल को समझाया था तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू बनी, ये एक तरीके का डिफरेंशिएशन हुआ है। डिफरेंशिएशन का मतलब है डिफरेंशिएट हो गई। पहले सेल अलग, मतलब एक अजीब टाइप का फंक्शन कर रही थी जिसका कोई मेन मोटिव नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था, डिवीजन की कैपेसिटी। डिवीजन की कैपेसिटी रखने वाले सेल में डिफरेंशिएशन हुआ। तो यहां पे एक अपन वर्ड यूज करेंगे जिसे अपन बोलेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन प्रोसेस से क्या बनता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू बनता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में अगर डिफरेंशिएशन और होता है तो वो क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कैसे बनता है भाई? सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है उनमें अगर डिवीजन की कैपेसिटी आई है और वो एक अलग तरीके से, स्पेशल तरीके से अरेंज होके वापस ये अगर डिवीजन करके कोई नया पार्ट बनाना चाहते हैं उसे अपन बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। देखो यहां से परमानेंट सेल जो है, सिंपल परमानेंट सेल है, वो अगर डिवीजन करके कोई ऐसा पार्ट बनाती है जो परमानेंट बन रहा है, वापस भाई परमानेंट से ज्यादा परमानेंट बन रहा है, तो इसे अपन बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे? डी डिफरेंशिएशन। ऐसी प्रोसेस होती है। उसके बाद में बोलते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बन गया और जाइलम फ्लोएम के कुछ पार्ट में अगर डिवीजन की कैपेसिटी वापस रिगेन करते हैं। ऐसा केस कब हो सकता है? ऐसा हो सकता है एक्सीडेंटल केस, अगर प्लांट में कहीं पे चोट लग गई, प्लांट टिश्यू में डैमेजनेस आ गया और परमानेंट सेल वहां पे है और उनमें अगर डिवीजन की कैपेसिटी वापस आ गई है तो दो बार वो डिफरेंशिएट होके आई। देखो डिफरेंशिएशन हुआ, डी डिफरेंशिएशन हुआ और एक परमानेंट सेल बन गई, फुल्ली परमानेंट। फुल्ली परमानेंट सेल में अगर वापस डिवीजन की कैपेसिटी आ गई है, ये परमानेंट सेल थी, इनमें डिवीजन की कैपेसिटी आ गई है, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ ये परमानेंट सेल थी, परमानेंट सेल डिवीजन कर रही है, तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस होती है, इनमें जो डिवीजन करने की कैपेसिटी आ गई है, इन्हें अपन बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। इसे अपन क्या बोलेंगे? रीडिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएशन। ऐसा कुछ प्रोसेस होता है। तो आपको ऐसे सिंपल सी बात याद रखनी है, नहीं यहां से डिफरेंशिएशन होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन याद रखना है। डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन के बारे में आपको नहीं जाना। देखो ये चीजें यहां से डिफरेंशिएट होती है तो सिंपल परमानेंट बनती है, और ज्यादा डिफरेंशिएट होती है तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट बन जाती है। इतनी बात याद रखनी है आपके लेवल तक। क्या इतनी बात समझ में आई तुम्हें? इतनी बात समझ में आई तो अब मैं आगे चलता हूं और अब मैं तुम्हें बताता हूं कि वो जो मैं आपकी जो डेफिनेशन जो आपको याद थी आज तक, वो डेफिनेशन गलत क्यों है। वो गलत इसलिए है
कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बनते हैं जिसे अपन जाइलम फ्लोएम बोलते हैं, जाइलम फ्लोएम में डिफरेंट टाइप की सेल आपको देखने को मिलेगी, उनकी शेप स्ट्रक्चर आपको अलग अलग तरीके से दिखेगी और वो काम एक ही कर रहे होंगे। जैसे मैं तुम्हें कुछ काम बताता हूं, देखो जाइलम का एक काम बताता हूं। जाइलम मान लेता हूं ये बेटा एक स्टेम है, इस स्टेम के नीचे यहाँ पे रूट लगा देता हूं, ये डिफरेंट टाइप की रूट लगा दी मैंने। चलो उसके बाद में मैंने क्या किया, इससे ऊपर ऐसे प्लांट बना दिया, ऐसे मैंने प्लांट बना दिया। इसमें क्या होगा भाई, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा ना भाई, न्यूट्रिशन का सप्लाई करना है, रॉ मटेरियल सप्लाई करना है, और खाना बनने के बाद में खाना भी तो सप्लाई करना है। तो इसमें दो टाइप की पाइप होती है। कैसे दो टाइप की पाइप होती है, देखो एक पाइप मैंने यहाँ पे लगा रखी है ऐसे, ये एक पाइप है, इधर मैंने एक पाइप लगा दी, बहुत बढ़िया, इधर भी मैंने एक पाइप लगा दी, चलो ये मैंने पाइप लगा दी, यहां से न्यूट्रिशन सप्लाई ऐसे होके आ रहा है, ठीक है अजी। अभी मैं न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं दिखा रहा हूं तुम्हें। उसके बाद में क्या होता है, एक पाइप मैंने यहाँ पे बीच में लगा दी, तो मैंने समझने के लिए सिर्फ 3 पाइप लगा दिए। चलो 3 पाइप जो लगाई है उनका काम है ट्रांसपोर्टेशन करना। भाई पाइप में से क्या जा सकता है, पानी जा सकता है या फिर कोई भी सब्सटेंस अपन एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। चलो अब देखो क्या हुआ, रूट का काम बताना, और रूट का काम है वाटर मिनरल और कुछ आयंस, और अगर रूट में कुछ हार्मोन अगर बनते हैं, अगर कुछ हार्मोन फॉर्म होते हैं तो हार्मोन, ये सारी चीजें यहां से एब्जॉर्ब होके एब्जॉर्प्शन से यहां से ऐसे रूट लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। यानी आपको ये पिछले पार्ट में ऐसे रूट लाइक स्ट्रक्चर देखने को बताई थी, ये हेयर रूट लाइक स्ट्रक्चर जो क्या करती है, सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। सरफेस एरिया जब भी इंक्रीज होता है तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, सिंपल डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस हो सकता है। तो यहां से न्यूट्रिशन, वाटर और मिनरल यहां से इस तरीके से एब्जॉर्ब होके ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने का काम, ऊपर ले जाने का काम, ऊपर जाना ऊपर जाना ऊपर जाना, एक ही डायरेक्शन में जाना, एक ही डायरेक्शन में चीजों को लेके जाना, लेके जाने का काम करता है, जाने का काम करता है जाइलम, जाने का काम करता है जाइलम, जाने का काम करता है जाइलम, एक ही डायरेक्शन में जाने का काम कौन करता है, जाइलम। तो ये हो गया है आपका जाइलम। तो जाइलम का काम है ऊपर लेके जाना, जाइलम से ऊपर लेके जाना, क्या लेके जाना, वाटर मिनरल आयंस और कुछ हार्मोन जो अगर रूट बनाती है तो। उसके बाद में मैं बताता हूं ये एक ही काम करता है, ऊपर लेके जाता चीजों को। इसलिए इसकी जो डायरेक्शन है ना बेटा, वो डायरेक्शन है यूनिडायरेक्शनल, ये यूनिडायरेक्शनल है, इसलिए इसकी डायरेक्शन क्या बोली गई है, यूनिडायरेक्शनल। तो जाइलम का काम है रॉ मटेरियल ऊपर लेके जाना। अब ऊपर क्या है, मैं बेटा यहां पे बता देता हूं कि यहां पे एक लीफ है, इस लीफ में क्या चल रहा है, फोटोसिंथेसिस चल रहा है। भाई फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, खाना बनता है। तो यहां से न्यूट्रिशन सप्लाई इधर हो गया ना, ये न्यूट्रिशन सप्लाई चला गया, यहां से रॉ मटेरियल चला गया, उसके बाद में खाना बनेगा, खाना बन गया। चलो यहाँ पे खाना बना देते हैं कि फोटोसिंथेसिस से फूड फॉर्मेशन हो गया। फूड फॉर्मेशन के बाद में खाने को पूरे प्लांट में फैलाना भी तो है। इस तरीके से बहुत सारी पाइप यहाँ पे लगा देते हैं, ऐसे बहुत सारी पाइप लगा देते हैं, जो क्या होगा, जो खाने को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करेगी। भाई खाना मिलेगा तभी तो पूरा प्लांट लिविंग रहेगा। कुछ पार्ट यहां से ऐसे भी तो जुड़ा हुआ है, तो ये रूट को भी तो खाना चाहिए, कोई रूट फोटोसिंथेसिस थोड़ी करती है, नहीं। अगर स्टेम में ग्रीन पार्ट प्रेजेंट तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है भाई। तो ये ब्लैक कलर से जो भी मैंने पाइप बनाई, जिसमें क्या हो रहा है देखो, जिसमें यहाँ पे न्यूट्रिशन जो बन गया, जो खाना जो बन गया, उसका सप्लाई चल रहा है। अब मुझे बताना, ये लीफ वाले पार्ट में खाना बन गया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, उसके बाद में खाना बनने के बाद में खाना फैलाया जा रहा है, सभी प्लांट पार्ट को फैलाया जा रहा है जिनको खाने की रिक्वायरमेंट है। खाना फैलाने का काम है फ्लोएम। इसका काम क्या है, फ्लोएम का काम है खाना फैलाना। तो फ्लोएम काम करता है, खाने को फैला देता है, फूड को क्या करता है बेटा, फैला देता है। फैला देने का काम फ्लोएम का है। अब मुझे बताना फ्लोएम किस किस डायरेक्शन में खाना फैलाता है। तो अपन यहां से सिंपली अगर सही तरीके से बोलेंगे तो बोलेंगे देखो सभी डायरेक्शन में खाना फैला देता है। इसका मतलब फ्लोएम की डायरेक्शनल है मल्टी डायरेक्शनल। कैसी डायरेक्शन है, मल्टी डायरेक्शनल। लेकिन एनसीईआरटी में ये लिख दिया गया है कि फ्लोएम की जो डायरेक्शन है वो मल्टी डायरेक्शन नहीं है, वो है बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब वो ऐसा बोलना चाह रहा है कि एक तो खाना ये नीचे वाले पार्ट को पहुंचाता है और एक ऊपर पहुंचाता है, बस खाना इतना ही काम करता है। इसलिए यहाँ पे फ्लोएम को अपन ने लिख दिया है मल्टी डायरेक्शन होते हुए भी अपन को क्या याद रखना पड़ेगा, अपन को यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि फ्लोएम जो होता है वो होता है बाई डायरेक्शनल। ये बाई डायरेक्शनल होता है फ्लोएम।
तो फ्लोएम बाई डायरेक्शनल है और जाइलम है यूनिडायरेक्शनल। ऐसी बात आपको याद रखनी है। जाइलम और फ्लोएम के केस में आपको जाइलम फ्लोएम का काम पता चला तो एक एक को अपन पढ़ते हैं, पकड़ के पढ़ते हैं, और पकड़ के जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी चीजें कि हाँ यार किस तरीके से इनका अरेंजमेंट किया गया है, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करने का काम ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू करते हैं। और आपको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की जब ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार सच में जो स्ट्रक्चर है, जो टिश्यू की जो डेफिनेशन है, वो कुछ अपन इतने दिन गलत ही पढ़ रहे थे। अब देखो मैं सबसे पहले बना देता हूं यहाँ पे जाइलम बना देता हूं। चलो जाइलम अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले बनाऊं तो यहाँ पे ध्यान से देखना आप, ये जाइलम मैं यहाँ पे फॉर्म करने जा रहा हूं। अपने पास में ऐसे कुछ पाइप्स है, ऐसी बहुत ही लार्ज डायमीटर की पाइप है मेरे पास में। ऐसी पाइप को मैंने छोटी छोटी पाइप को, जैसे मैंने एक बहुत दूर मेरे को पानी पहुंचाना है कहीं पे कॉलोनी से, कहीं पे दूर एक वेल है और वेल के पास में से मेरे को बहुत दूर पानी पहुंचाना है, मैं छोटे छोटे पाइप को ऐसे जोड़ के बड़ा पाइप बना देता हूँ। और ऐसे छोटे छोटे पाइप और बड़ा होके एक प्लांट में लगा हुआ है जिसका नाम है यहाँ पे, ये बड़ा पाइप है, इस बड़े पाइप का नाम है जाइलम वेसल्स। इनका नाम क्या है? जाइलम वेसल। तो जाइलम वेसल बड़ा ये डायमीटर का एक पाइप होता है जिसके यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे पोर होते हैं, ऐसे पोर होते हैं यहाँ पे ऐसे, जिन्हें अपन पिट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पिट बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पिट लिख देता हूँ। ये जो छोटे पोर है इन्हें अपन पिट बोल देते हैं। गर्थ, गड्ढे होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं, जिससे क्या होता है न्यूट्रिशन सप्लाई जब ऊपर जा रहा होता है इस तरीके से फ्लो हो जाता है। बहुत बढ़िया। इसके बाद में बेटा क्या होता है, इसके बाद में इसी पार्ट के पास में ये जो जाइलम वेसल है, जाइलम वेसल की जो सेल है, इसके बाहर ऐसे कुछ सेल हो रहे हैं, इसी से अटैच की हुई है। मैं थोड़ा सेपरेट बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए चीजें। इस तरीके से कुछ सेल लगी हुई है इस तरीके से, जिनका एंड बेटा थोड़ा टेपरिंग एंड है। इस तरीके से टेपरिंग एंड वाली कुछ सेल इसके चारों ओर ऐसे लगी हुई है। टेपरिंग एंड वाली मैंने ऐसे सेल बना दी है जो इसके चारों ओर लगी हुई, जिनका एंड कैसा है? टेपरिंग एंड है। टेपरिंग एंड का मतलब बीच में से थिक है और ये साइड में से देखो थोड़ी सी पतली पतली यहाँ पे ऐसे लगा रखी है मैंने पाइप लगाई। इनका जो नाम है ना, इनका नाम है ट्रेकिड्स। क्या नाम इनका? ट्रेकिड्स इनका नाम है, ट्रेकिड्स। इनका नाम क्या बेटा? ट्रेकिड्स। तो ये जाइलम ट्रेकिड्स हो गई और ये हो गई फ्लोएम वेसल, ये जाइलम वेसल, सॉरी इसका नाम है बेटा जाइलम वेसल और इनका नाम है जाइलम ट्रेकिड्स। ट्रेकिड्स का मतलब टेपरिंग एंड, टेपरिंग एंड दोनों तरफ है। अब देखो जो पानी का सप्लाई होता है वो किस तरीके से होता होगा। देखो इधर से अगर बल्क ट्रांसपोर्टेशन करना है, बल्क यानी खूब सारा रॉ मटेरियल सप्लाई करना है, तो कहीं ना कहीं आप जाइलम वेसल का ही यूज करेंगे। उसके बाद में अगर कंटिन्यूअसली अगर सप्लाई करना तो ये कुछ इस तरीके से जुड़ी होती है। ये जो ट्रेकिड से भी इस तरीके से जुड़ी होती है, इसलिए यहां से जब भी ये रॉ मटेरियल सप्लाई होता है तो ऐसे जिगजैग मोशन करता है। देखो ऐसे जिगजैग मोशन करता हुआ चला जाता है। इधर भी ऐसा ही कुछ सप्लाई ऐसे चलता है, ऐसे सप्लाई चलता है पानी का। तो ये भी वाटर सप्लाई कर रहा है, ये भी वाटर सप्लाई कर रहा है, दोनों ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। एक का नाम है जाइलम वेसल, एक का नाम है जाइलम ट्रेकिड। उसके बाद में इसके बाहर कुछ सेल और लगी हुई है, तो इसके बाहर कुछ सेल ऐसे लगी हुई है, सेल इसके बाहर बेटा कुछ ऐसी सेल लगी हुई, ऐसी सेल लगी हुई, जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस खूब सारा होता है और इनके बीच में न्यूक्लियस होता है। तो आपको समझ में आ गया है अगर आपने ध्यान से बातें सुनी है तो, अगर इंटरसेलुलर स्पेस खूब सारा है और उनके बीच में न्यूक्लियस है तो ऐसी सेल को अपन बोलते हैं, ऐसी सेल को अपन बोलते हैं पेरेनकाइमा सेल। क्या बोलते हैं इन्हें? पेरेनकाइमा सेल। पेरेनकाइमा सेल है और जाइलम है, इसलिए अपन क्या बोल देंगे इसे? जाइलम पेरेनकाइमा। क्या बोल देंगे? जाइलम पेरेनकाइमा। इसके बाद में बेटा इन सबको प्रोटेक्शन देने के लिए, इन सभी पार्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए अपन ने यहाँ पे डेड पार्ट लगा दिया है और उसे अपन बोलेंगे जाइलम फाइबर या फिर इसे अपन बोलेंगे जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा जो पार्ट होता है वो कुछ इस तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट देता है। अब मैं इस पूरे पार्ट को ऐसे एंक्लोज कर देता हूं। देखो ऐसे मैं इसे पूरा एक पाइप बना देता हूं। ये एक पूरा पाइप है, ये यहां से एक पूरा पाइप है, ऐसे मैंने पूरा पाइप बना दिया है, ऐसे पूरा पाइप। अब इस पाइप में देखो क्या क्या है। इस पाइप में मैं आपको चार चीजें मैंने आपको बताई है। एक मैंने बताया है बीच में लार्ज ट्रंक जिसका नाम है जाइलम वेसल्स। एक मैंने इसके साइड में टेपरिंग एंड वाली सेल बताई जिसका नाम है जाइलम ट्रेकिड्स। एक मैंने यहाँ पे जो सेल बताई इसका नाम है
पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा, और ये बाहर जो मैकेनिकल सपोर्ट दे रही है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, इसका नाम है यहां पे जाइलम फाइबर्स। ये थेर लाइक जो स्ट्रक्चर है इसे अपन क्या बोलेंगे, जाइलम फाइबर्स। ये कहीं ना कहीं जाइलम फाइबर है, इसके डेड पार्ट है। अब मुझे बताना ये जाइलम के पार्ट है, इस जाइलम के पार्ट में मुझे बताओ एक भी सेल आपको सेम स्ट्रक्चर दिखा रही है क्या? एक भी सेल सेम स्ट्रक्चर नहीं दिखा रही। इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, सभी सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग है। लेकिन मुझे बताना सभी एक काम कर रही है कि नहीं कर रही, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही? कर रही है ना। क्या काम कर रही है? जाइलम का काम ही क्या है? रॉ मटेरियल ऊपर लेके जाना, रॉ मटेरियल ऊपर सप्लाई कर देना, इसका काम है जाइलम। इसका नाम है जाइलम। और इस जाइलम में देखो डिफरेंट टाइप की सेल है, इसलिए ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, में सिमिलर स्ट्रक्चर और में नॉट, और फंक्शन परफॉर्म करता है स्पेसिफिक। इसलिए टिश्यू का डेफिनेशन चेंज हो जाता है कि ग्रुप ऑफ सेल है जिनके पास में डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर और सेम टाइप की स्ट्रक्चर भी हो सकती है, लेकिन स्पेसिफिक फंक्शन करती है, उसे अपन टिश्यू बोलते हैं। तो ये जाइलम है, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है बेटा। ये कौन सा टिश्यू है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जाइलम का काम है वाटर रॉ मटेरियल ऊपर लेके जाना। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आई? इसके बाद में अपन आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पिट होता है, पिट होता है, ऐसा कुछ पिट होता है। ये जो पेरेन्काइमा सेल है इनमें डिविजनल कैपेसिटी होती है, डिविजनल कैपेसिटी होती है। इसलिए ये क्या करती है, ये जब भी इनमें यहाँ पे डैमेजनेस आता है, जो भी ये पार्ट है, इन सब पार्ट में जैसे डैमेजनेस आता है तो ये रिपेयरिंग कर सकता है यहाँ से। तो रिपेयरिंग करने का काम इसको दिया गया है, इसको जाइलम पेरेन्काइमा को। इसके अलावा आपको एक स्पेशल बात और बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट बात है। जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकिट, जाइलम फाइबर। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिट्स एंड जाइलम फाइबर। ये सारे के सारे जो पार्ट मैंने लिखे हैं ये डेड पार्ट होते हैं। ये जाइलम के कैसे पार्ट होते हैं? डेड पार्ट होते हैं, एक भी लिविंग नहीं होता। एक ही लिविंग पार्ट है इसमें, जाइलम पेरेन्काइमा, जो मैकेनिकल सपोर्ट जो दे रहे हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन का जो काम कर रहे हैं, उनकी रिपेयरिंग करने के लिए यहाँ पे लगा दिया गया। इसे अपन बोलते हैं जाइलम। क्या जाइलम आपको समझ में आया? जाइलम अगर आपने ध्यान से सुना तो आपको जाइलम समझ में आ गया। अब मैं ऐसा ही स्ट्रक्चर बना देता हूँ, किसका? फ्लोएम का, क्योंकि फ्लोएम भी तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। तो फ्लोएम का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है। जल्दी से देख लेते हैं उसका स्ट्रक्चर। उसके बाद में आपको छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा एक, जिसमें अपन एक डाइकोट जो प्लांट होता है उसका ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे, और कट करने के बाद में उनको मैं अंदर से दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो अरेंज है। मतलब एक तरीके से प्लांट के अंदर का स्टडी करेंगे अपन थोड़ा सा समझने के लिए। अभी फिर से मैं एक ऐसा लास्ट रन का एक पाइप रख रहा हूं, फिर से ऐसे मैंने एक पाइप रख दिया लास्ट रन का। अब की बार देखना, अब की बार मैंने बनाया फ्लोएम। और फ्लोएम का जो काम होता है ना यार, फ्लोएम का काम होता है बहुत सारी चीजें बल्क ट्रांसपोर्टेशन करना। भाई पूरे प्लांट को जल्दी जल्दी खाना पहुंचाना है। वो मटेरियल तो एक ही पाथवे से आता चला जाएगा, उसका तो काम ही एक ही। फ्लोएम का काम है कि उस प्लांट के जितने भी पार्ट्स है, जो लिविंग पार्ट है, उन सबको खाना सप्लाई करना होता है। इसलिए खाना सप्लाई करना, तो इसमें भी एक बड़ी पाइप होती है बीच में। इसके बाद में यहाँ पे जो पाइप होती है, इसके अंदर क्या होता है कि इसमें ज्यादा न्यूट्रिशन फ्लो करने के लिए नेचर ने क्या किया है, नेचर ने ये जो लिविंग सेल थी इसके बीच में यहाँ पे एक न्यूक्लियस था। उस न्यूक्लियस में अगर यहाँ पे न्यूक्लियस होता, तो सेल में न्यूक्लियस होता, तो इसके ये बाहर ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसी बहुत सारी चीजें होती जिसमें नॉर्मल मेटाबॉलिज्म से क्या होता है, ये जो बीच में जो इसका ये कैविटी था, जो एक ल्यूमेन था, इसका खाली जगह था, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक होता है। इसलिए नेचर ने इसको नेचुरली इसके न्यूक्लियस को हटा दिया। तो ये जो बीच में जो पाइप है, ये सेल है, इस सेल के न्यूक्लियस को गायब कर दिया। ऐसी कुछ पाइप बीच में नेचर ने लगा दी, लेकिन ये सेल लिविंग है। अब अगर किसी सेल का न्यूक्लियस गायब हो गया तो उससे कोई ना कोई कंट्रोल करने वाली यूनिट होनी चाहिए, कोई ना कोई कंपनी देने वाली यहाँ पे सेल साथ में होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे साथ में एक सेल और चिपका दी जाती है ऐसे करके। तो ऐसी एक सेल साथ में चिपका दी गई है ऐसे, जो कहीं ना कहीं सेल को क्या देगी, कंपनी दे देगी। कंपनी कैसे देगी? कंपनी देने का मतलब ये नहीं है कि इसके साथ में ऐसे सारे काम इसके कर देगी, नहीं। इस सेल में न्यूक्लियस होता है, ये कंपनी देने वाली सेल है, उसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन इस बीच वाली सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। अब देखो, बल्क ट्रांसपोर्टेशन करना तो इससे करेगा,
ये भी ट्रांसपोर्टेशन करने का तो काम करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन करने का ही काम है, ये ट्रांसपोर्टेशन करने का ही काम है, चाहे खाना ऊपर पहुंचाते हैं चाहे नीचे पहुंचाते हैं। ऐसे दिखा भी सकते हैं कि ये बाई डायरेक्शनल होता है, ऐसे करके एरो लगा सकते हैं अपन। चलो इनका नाम क्या है, इसका नाम है सीव ट्यूब सेल। इसका नाम क्या है, सीव ट्यूब सेल। सीव ट्यूब सेल है जो कि होती है लिविंग, लिविंग है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है, बात याद रख लेनी है, न्यूक्लियस लेस है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें सीव ट्यूब सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। बहुत बढ़िया। इसके बाद में मैं यहाँ पे और बातें बता देता हूं आपको। देखो यहां से चीजें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होने के लिए, यहाँ पे इस सेल से इस सेल में जाने के लिए बीच में ऐसे छोटे छोटे क्या होंगे, इससे ऐसे पिट लाइक स्ट्रक्चर होगी ना, पिट, इसे ये ऐसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन रही है ना ऐसे, इस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को अपन बोल देंगे सीव प्लेट। क्या बोल देंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ सीव प्लेट। तो सीव ट्यूब की यहाँ पे क्या है, सीव प्लेट है। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद में छोटे छोटे इसके अंदर जो पोर है इनका मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ सीव प्लेट में। छोटे छोटे जो पोर यहाँ पे दिखाए जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बीच बीच में से रास्ता दे रहे हैं, इसे अपन सीव पोर बोल देते हैं। तो सारे के सारे नाम सिंपल है, इसे अपन क्या बोलेंगे, सीव पोर। सीव ट्यूब सेल लिविंग है, न्यूक्लियस लेस है, सीव प्लेट बनाती है, सेल टू सेल के ये कनेक्शन के बीच में क्या बनाती है, सीव, ये सीव प्लेट बनाती है। सीव प्लेट में क्या होता है, छोटे छोटे पोर होते हैं जो कनेक्शन बिल्डअप करते हैं इनके बीच में, इसलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, सीव पोर सेल बोल देते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? इसके साथ में यहाँ पे जो न्यूक्लियस लेके जो सेल आई वो कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियस है वो इसके साइटोप्लाज्म को भी कंट्रोल करेगा और इसके साइटोप्लाज्म को भी कंट्रोल करेगा, इस सेल को भी कंट्रोल करेगा। तो ये जो न्यूक्लियस है, इस सेल का जो न्यूक्लियस है, ये सेल इसको कंप्लीट देने के लिए आई है और इस सेल का नाम ही क्या है, इस सेल का नाम ही कंपेनियन सेल है। इसका नाम क्या बेटा, कंपेनियन सेल। कंपनी देने वाले सेल को कंपेनियन सेल अपन बोल देंगे। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद में वही ऐसी सेल जिसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस खूब सारा है, न्यूक्लियस उसके सेंटर में है, इंटरसेलुलर स्पेस खूब सारा, न्यूक्लियस उसके सेंटर में, बताइएगा कौन सी सेल है? तो आप सारे बच्चे बोल रहे होंगे, अपने मन ही मन में बोल सकते हैं, अभी जोर से ही बोल सकते हैं, कोई डर की बात नहीं है। इसके बीच में जो न्यूक्लियस होता है और इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, फ्लोएम पेरेनकाइमा बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसे, फ्लोएम पेरेनकाइमा। फ्लोएम पेरेनकाइमा सेल होती है वो लिविंग होती है। बहुत बढ़िया। इसके बाद में बेटा यहाँ पे अपन वही मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे फाइबर लगा देते हैं। ये फाइबर अगर जाइलम में प्रेजेंट थे तो इन्हें अपन बोल रहे थे जाइलम फाइबर, और ये फाइबर अगर फ्लोएम में मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं तो इसे अपन बोल देंगे फ्लोएम फाइबर। जो आप घर में अगर आपने कभी रस्सी अगर बनाई है, रोप अगर बनाने का काम अगर आपने देखा है, तो इस तरीके से जो है ये जो फ्लोएम फाइबर है यही रोप बनाने के काम में आता है। तो अगर मैं इसे एक पाइप का फॉर्म दे दूं फिर से, जैसे मैंने जाइलम को दिया था, तो ये एक पूरी पाइप बन गई जिसका काम क्या है, इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन करना। मुझे बताना किसी भी सेल का स्ट्रक्चर सेम है क्या? नहीं है यार, सारी सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन फंक्शन क्या कर रही है, फंक्शन कर रही है खाना फैलाने का, खाना एक सेल से दूसरी सेल पहुंचाने का काम करे, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है, इसे अपन फ्लोएम बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पे फिर से वही पॉइंट जो मैं बोलता हूं कि फ्लोएम के केस में जो है, फ्लोएम के केस में कौन कौन सा पार्ट लिविंग है, कौन कौन सा पार्ट डेड है। तो इसमें एक ही पार्ट यहाँ पे डेड है और उस पार्ट का नाम है फ्लोएम फाइबर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं फ्लोएम फाइबर जो है वो यहाँ पे डेड है। बाकी सब क्या है, चाहे मैं यहाँ पे फ्लोएम ये सीव सेल लिखूं, चाहे मैं यहाँ पे सीव ट्यूब सेल लिखूं, चाहे मैं फ्लोएम ये इसकी कंपेनियन सेल लिखूं, या फिर मैं यहाँ पे लिखूं फ्लोएम पेरेनकाइमा, तो ये सब की सब क्या है, सब की सब लिविंग सेल है। आपको स्पेशल बात क्या याद रखनी है, यहाँ पे न्यूक्लियस लेस सेल होती है। ह्यूमन बॉडी में अगर आरबीसी सेल की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है, उसमें शुरुआत में न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे ही वो सेल पूरी तरह से मेच्योर होती है न्यूक्लियस गायब कर दिया जाता है। किसमें, आरबीसी सेल में, क्योंकि वहां पे भी क्या होता है, उसमें भी ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए स्पेस बहुत सारा चाहिए होता है, इसलिए वहां पे नेचुरली न्यूक्लियस रिमूव कर दिया जाता है, डीजनरेट कर दिया जाता है। ऐसा यहाँ पे सीव प्लेट से इस सीव ट्यूब सेल में आपको बात याद रखनी है। क्या आपको ट्रांसपोर्टेशन समझ में आया क्या आपको जाइलम फ्लोएम, क्या आपको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू समझ में आया क्या? अगर समझ में आया है तो अपन एक छोटा सा टॉपिक और यहाँ पे पढ़ेंगे और इसके बाद में चैप्टर कंप्लीट ही हो जाएगा। तो इसके बाद में जो छोटा सा टॉपिक है बेटा उसका नाम है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके टॉपिक में जो लिखा हुआ है
वो थोड़ा सा ऐसे कम क्लियरिफाई करने के साथ में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको एकदम क्लियरिटी के साथ में समझा देता हूँ कि वो टॉपिक है क्या। तो उस टॉपिक का नाम है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ है क्या भाई? मैंने क्या किया बेटा, एक ये स्टेम है, इस स्टेम को मैंने कट किया है। अब ये स्टेम कैसे आपने कट किया भाई? मैं बोलता हूँ ये स्टेम ऐसे निकला हुआ था, इस बोर्ड से ऐसे बाहर ये स्टेम निकला हुआ था, ऐसे करके स्टेम बाहर निकला। मैंने कुल्हाड़ी लाई और इसको कट किया। कट करने के बाद में ये पार्ट मेरे को अंदर से कैसा दिखता है? आपने बहुत सारे कई बार अगर आप कहीं पे बाहर गांव में गए हैं तो कहीं पे कोई नया प्लांट काट के सड़क के पास में गिरा देते हैं, तो आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे उसमें ऐसे अलग अलग कलर के ऐसे छल्ले से दिखते हैं, सर्कल से दिखते हैं। क्या होता है आज रियल में देख के बताता हूँ तुम्हें। इसमें बेटा क्या होता है, डाइकोट जो स्टेम है, डाइकोट का मतलब क्या होता है? डाइकोट मोनोकोट टाइप के प्लांट होते हैं, जिसे अपन जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनके फ्लावर्स लगते हैं उन्हें अपन एंजियोस्पर्म प्लांट बोलते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट में दो टाइप के प्लांट होते हैं, एक होते हैं डाइकोट, एक होते हैं मोनोकोट। डाइकोट मोनोकोट बता देता हूं मैं आपको पहले। डाइकोट एंड मोनोकोट क्या होता है? देखो डाई यानी दो होता है, डाई यानी दो होता है, मोनो यानी एक होता है। मोनो यानी एक, डाई यानी दो। कोट यानी क्या होता है? कोट यानी कोट, कोट यानी यहाँ पे नाम लिया गया कोटिलिडन का। भाई मैंने आपको जब सीड पढ़ाया बेटा, ऐसे मैंने आपको सीड बताया था, इसमें ये एम्ब्रियो है, इसके बाहर ऐसे खाना रखा हुआ है, ये स्टोरेज किया हुआ फूड है, ये एम्ब्रियो है, ये स्टोर्ड फूड है। अगर ये फूड एक ही चेम्बर में तुम्हें दिख रहा है, दो पार्ट में डिवाइड होता नहीं दिख रहा, तो इसे अपन बोलेंगे कोट। कोट का पूरा नाम लिख देता हूं, कोटिलिडन। कोटिलिडन अगर आपको ऐसे दिखता है, एक ही कोटिलिडन दिखता है, तो ये सीड कैसा हो गया? मोनोकोट सीड। ये कैसा सीड है बेटा? मोनोकोट। ये मोनोकोट सीड जिस प्लांट से मिलता है उस प्लांट को अपन क्या बोल देंगे? मोनोकोट प्लांट। अगर इस पे मोनोकोट प्लांट की रूट की जब बात करेंगे तो मोनोकोट रूट बोल देंगे। बहुत बढ़िया। इसके बाद में मैं बोलता हूं, आप इसके एग्जाम्पल क्या बता सकते हैं? तो मुझे आप खुद ही बता सकते हैं एग्जाम्पल की ऐसा सीड आपने अपने सराउंडिंग में या फिर अपने घर में देखा होगा। मुझे बताओ, राइस जो होता है, राइस क्या उसमें दो पार्ट होते हैं कि राइस में नहीं होते? तो राइस में दो पार्ट नहीं होते तो वो फिर मोनोकोट सीड है। उसके बाद में जो वीट होता है, गेहूं होता है, गेहूं में दो पार्ट होते हैं कि नेचुरली? नहीं होता है। मक्का देखा, मक्का, मेज में दो पार्ट होते हैं कि नेचुरली? नहीं होता तो वो मोनोकोट है। उसमें एक एम्ब्रियो और एक ही यहाँ पे पार्ट में सारा का सारा खाना स्टोर किया गया, तो उसे मोनोकोट सीड बोल देंगे। वो जिस प्लांट से आता है उसे मोनोकोट प्लांट बोल देंगे। ऐसा ही मैं आपको दूसरा एग्जांपल देके बताता हूं। ऐसा ही दूसरा एग्जांपल क्या बेटा, एक सीड है, ऐसे मैंने एक सीड बनाया, उसमें मैंने एक एम्ब्रियो बना दिया छोटा सा, एक छोटू सा पार्ट होता है, उसके बीच में मैंने ऐसे लाइन बना के, ऐसे मैंने लाइन बना दी, ऐसे लाइन बनाई, और इधर मैंने खाना स्टोर कर दिया। ऐसे इधर खाना स्टोर किया हुआ है, इधर भी खाना स्टोर किया, लेकिन बीच में एक सेपरेशन दिखा दिया मैंने, ये सीड की कवरिंग दिखा दी मैंने बाहर ऐसे। अब मेरे को यहाँ पे ध्यान से देख के बताना, इस सीड में कितने पार्ट में खाना डिवाइड किया गया है? तो नेचुरली दो पार्ट में इसमें खाना डिवाइड किया गया है। जैसे मैं आपको बोल के बताऊं, मूंगफली जो होती है, ग्राउंड नट जो होती है, आपकी जितनी भी पल्सेज होती है, दालें जितनी होती है, उन सब में नेचुरली आपने चना भिगाया हो, आपने चना कभी भिगो के खाया है? चना भिगो के खाया है तो उसको जैसे ही आप प्रेस करते हो नेचुरली दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। आपने मूंगफली खाई होगी, सेक के सर्दियों में खाते हैं अपन, उसे अपन जैसे ही प्रेस करते हैं तो दो पार्ट में नेचुरली उसमें डिवीजन होता है। ऐसे सीड आपके सराउंडिंग में जरूर मिलते होंगे जिस सीड में नेचुरली सेपरेशन होता है। नेचुरली सेपरेशन मतलब खाने को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। अब मूंगफली के यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मिलता है, आपने ध्यान से अगर देखा होगा, या फिर चने में भी एक छोटा सा पॉइंट निकला होता है बाहर, उसे अपन एम्ब्रियो बोल सकते हैं। बाकी जो ये जो पार्ट है, ये पीछे दो पार्ट में जो डिवीजन है उसे अपन खाना बोल देंगे, और ये खाना स्टोर्ड फूड है, इसे अपन कोटिलिडन बोल देंगे, इसे भी कोटिलिडन बोल देंगे। दो कोटिलिडन तो डाइकोट का सीड है, और डाइकोट के सीड जिस प्लांट से मिलते हैं उसे अपन डाइकोट प्लांट बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो तुम्हारे सिलेबस में एक डायग्राम दे रखा है, उस डायग्राम को समझना है। तो उस डाइकोट प्लांट को मैंने ऐसे कट किया, उस स्टेम को जब मैंने कट किया तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा बेटा कि उसमें इस तरीके से कुछ ट्रांसपोर्टेशन करने वाले बंडल लगे हैं, जिसे अपन वेस्कुलर बंडल बोल देते हैं। ऐसे कुछ बंडल लगे हैं, जिसे अपन वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। वेस्कुलर बंडल क्या होता है, ध्यान से देखते जाना बेटा। वेस्कुलर बंडल का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन करने वाली चीजें। ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन करता है प्लांट में? बेटा जाइलम करता है, बेटा जी फ्लोएम करता है। तो जाइलम फ्लोएम यहाँ पे ऐसा होता है। मैंने जाइलम कहाँ पे बनाया था, अगर आपको याद है तो? मैंने जाइलम बीच में बनाया था। तो मैंने यहाँ पे उस स्टेम के बीच में जाइलम बनाया था, जो क्या करता है, जो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करता है, और उसमें वाटर, मिनरल, आयंस और कुछ हार्मोन सप्लाई हो जाते हैं। इसके बाद में मैंने बाहर क्या बनाया था? बाहर मैंने फ्लोएम बनाया था। इस तरीके से इसे अपन
वेस्कुलर करने, ये वेस्कुलेशन करने वाला बंडल, ऐसे अपन इन्हें अपन क्या बोलते हैं, वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, वेस्कुलर बंडल। ये एक बंडल है जिसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसे अपन वेस्कुलर बंडल बोल सकते हैं। इसका एक का नाम जाइलम है, एक का नाम फ्लोएम। इसके बीच में देखो यहाँ पे कुछ खाली जगह ऐसे, इस खाली जगह वाले पार्ट में क्या होता है, इस खाली जगह वाले पार्ट में सेपरेशन होता है। इसे अपन वेस्कुलर बंडल के बीच में कंबाइन करने वाली एक पट्टी है, इसे अपन क्या बोल देंगे, वेस्कुलर बंडल के बीच में जो पट्टी है उसे अपन क्या बोल देंगे, वेस्कुलर कैम्बियम। क्या बोल देंगे, वेस्कुलर कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम वेस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट है। बहुत बढ़िया। उसके बाद में कुछ बातें तुम्हें और बताता हूं। इसके बीच में बेटा यहाँ पे फ्लूइड भरा होता है, बीच में फ्लूइड भरा होता है, और ये फ्लूइड कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसे भी सर्कुलेट हो रहा होता है, इस तरीके से। तो ये फ्लूइड जो भरा हुआ है वो इस तरीके से दूर जा रहा है। इस फ्लूइड का नाम है, तो सेंटर में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे अपन बोलते हैं मेडुला। अच्छा, मेडुला को लेके मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कोई भी बेटा अपन लिविंग वर्ल्ड में अगर कोई भी पार्ट आपको ऐसा मिल जाए, चाहे वो सेल हो चाहे कोई ऑर्गन हो, उसके सेंटर वाले पार्ट को अपन मेडुला बोलेंगे। सेंटर वाले पार्ट को बेटा क्या बोलेंगे, मेडुला। और पेरिफेरी वाले पार्ट को अपन कोर्टेक्स बोलेंगे। ये गांठ बांध लेना, हर जगह काम में आएगा, चाहे आप 10th में पहुंच जाओ, चाहे 11th में, चाहे 12th में, हर जगह अगर कोई भी ऑर्गन या फिर सेल की बात करें, उसके सेंटर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, मेडुला, और पेरिफेरी वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, कोर्टेक्स बोलेंगे। इसे मेडुला बोल सकते हैं, या फिर इसका एक नाम और दिया गया जिसे अपन पित्त बोलते हैं, पित्त, पित्त बोलते हैं। फ्लूइड है। इसके बाद में ये जो रेज बाहर निकल रही, इस मेन सेंटर वाले पार्ट से जो रेज बाहर निकली, इसे अपन क्या बोल सकते हैं, मेड्यूलरी रेज। क्या बोल सकते हैं बेटा, मेड्यूलरी रेज। ये मेडुला से निकलने वाली कुछ रेज है, इनका फंक्शन है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है, इनका फंक्शन है। देखो ये मेडुलरी रेज बेटा मेरिस्टेम सेल से, इसका मतलब डिफरेंशिएशन होके आया है। डिफरेंशिएशन होके आया मतलब इनमें यहाँ पे ये डिवीजन करने की कैपेसिटी गेन कर लेती है वापस, और ये यहाँ से डिवीजन करके ऐसे कुछ ऐसा पार्ट यहाँ पे डिवीजन से बनाने लग जाती है। ऐसा पार्ट बेटा ये डिवीजन से बनाने लग जाती है, और इस वाले लाइन को इस तरीके से ये कंटिन्यू बना देती है, इस तरीके से इस लाइन को कंटिन्यू कर देती है ऐसे। और इस ये जो पार्ट है, ये जो वेस्कुलर कैम्बियम वाला जो पार्ट है, इस वेस्कुलर कैम्बियम वाले पार्ट को कुछ इस तरीके से राउंड बना देती है, एक रिंग बना देती है। और रिंग बनाने के बाद में क्या होता है, इस पूरे पार्ट में क्या हो जाता है, इस पूरे पार्ट में डिवीजन की कैपेसिटी आ जाती है। और ये मेरिस्टेम नेचर की ये जो रिंग बन गई है, इसमें क्या होता है, इधर अंदर की तरफ जब ये डिवीजन करती है तो अंदर जाइलम बनता है। इसलिए जो पहले से जाइलम प्रेजेंट उसे अपन प्राइमरी जाइलम बोलेंगे, जो नया जाइलम बनेगा उसे अपन सेकेंडरी जाइलम, टर्सरी जाइलम, ऐसे बोलते चले जाएंगे। इधर बाहर की तरफ क्या बनेगा, फ्लोएम बनेगा, बाहर फ्लोएम बनेगा, बाहर बेटा फ्लोएम बनेगा, बाहर ऐसे फ्लोएम बनेगा तो बाहर धक्का लगेगा। अंदर जाइलम बनेगा तो ये अंदर जाइलम जाइलम जाइलम, इधर से जाइलम जाइलम धक्का लगाएगा, इधर से जाइलम जाइलम धक्का लगाएगा। तो आपने देखा होगा ये प्लांट में इतना रिजिड पार्ट दिखता है, इसे डार्क स्टेनिंग स्ट्रक्चर दिखती है। इधर ये धक्का लगता है, इधर अंदर धक्का लगता है, इधर बाहर धक्का लगता है, तो ये प्लांट की क्या बढ़ती है, गर्थ बढ़ती है, गर्थ बढ़ती है। और बेटा अब मुझे ध्यान से देख के बताना, ये लेटरल साइड में है कि नहीं है, ये पेरीफेरी वाले जोन में है कि नहीं है। इसलिए ये एग्जाम्पल है लेटरल मेरिस्टेम का, एग्जाम्पल है। मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है बेटा जी, डिवीजन की कैपेसिटी। अगर लेटरल साइड में एक सेल डिवीजन की कैपेसिटी रखती है तो उसे अपन लेटरल मेरिस्टेम बोल सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई तुम्हें? बहुत बढ़िया। उसके बाद में बेटा ये जो पार्ट होता है बाहर वाले पार्ट को अपन आउटर मोस्ट लेयर को अपन एपी बोलते हैं। आउटर के लिए अपन एपी वर्ड यूज करते हैं। ये डर्मिस एक वर्ड आता है जिसका मतलब होता है स्किन। डर्मिस यानी स्किन होता है आउटर मोस्ट स्किन। अब प्लांट की आउटर मोस्ट स्किन को अपन क्या बोल देंगे, एपिडर्मिस। अपनी स्किन को भी अपन आउटर मोस्ट लेयर को एपिडर्मिस ही बोलते हैं। प्लांट के केस में भी एपिडर्मिस ही बोलते हैं। ये प्लांट के केस में डेड होती है जो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का काम करती है। इसके बाद में बेटा यहाँ पे और लेयर होती है जिसे अपन यहाँ पे दूसरी लेयर का नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होता है, ऊपर वाले पार्ट को एपी, नीचे वाले पार्ट को हाइपो बोलते हैं। इसलिए इस लेयर का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है बेटा यहाँ पे एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस लेयर है ये। हाइपोडर्मिस किसके नीचे है? एपिडर्मिस के नीचे। बहुत बढ़िया। उसके बाद में बेटा यहाँ पे कुछ सेल और होती है, ऐसे कुछ सेल और होती है इससे हाइपोडर्मिस के नीचे, और ये सेल भी प्राइमरी नेचर की होती है। इसका मतलब ये सिंपल परमानेंट टिश्यू होती है और इसका नाम होता है यहाँ पे कोर्टेक्स। ये जो मैंने सर्कल ऐसे रिंग जैसी स्ट्रक्चर बनाई ना, इसका नाम कोर्टेक्स होता है। मैंने आपको अभी बताया कि कोर्टेक्स रीजन कहाँ पे होता है बेटा, तो ये कोर्टिकल सेल है, कोर्टेक्स सेल है। कोर्टेक्स सेल कैसी होती है? सिंपल परमानेंट टिश्यू वाली सेल होती है। तो देखो सेंटर वाला पार्ट मेडुला बताया था मैंने, ये रहा मेडुला। उसके बाद में मैंने ये वाले पार्ट को क्या बताया, कोर्टेक्स सेल, और ये हो गया कोर्टेक्स। तो एक सेल हो चाहे ऑर्गन हो चाहे एक पार्ट हो, इस तरीके से, तो इस तरीके से बेटा सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो डाइकोट का जो प्लांट जो
ऐसे डाइसेक्शन दे रखा है, उसमें आपने देखा होगा अंदर जाइलम है, बाहर फ्लोएम है, बीच में एक कैम्बियम बना रखी है, इसे अपन वेस्कुलर कैम्बियम बोल देंगे। ये वेस्कुलर कैम्बियम है, ये इनके बीच में, इसलिए इसे अपन इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोल देंगे। इंट्रा यानी क्या होता है, दो के बीच में, जाइलम फ्लोएम के बीच में इंट्रा, और ये है जो नई बनी है, अभी अभी बन के आई है, इसे अपन बोलेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और ये पूरी की पूरी कैम्बियम जो एक रिंग बना देती है, इस रिंग में डिवीजन की कैपेसिटी, इसलिए अपन इसे लेटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल बोल सकते हैं। इधर फ्लोएम बनेगा, इधर जाइलम बनेगा, और एक प्लांट की क्या हो जाएगी, सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी। समझ गए मेरी बात? इस तरीके से ये जब ये नई नई रिंग बनती है, ऐसे नई नई रिंग बनती है, तो एक प्लांट को अपन ऐसे कट करके उसके रिंग को काउंट करके उसकी एज भी पता कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा बात मैंने आपको बताई। इसके बाद है बेटा एक छोटू सा पॉइंट और बचा है, और उसका नाम है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा का मतलब होता है गेट। गेट का मतलब क्या होता है? गेट का मतलब वहां से चीजें आ जा सकती है। तो जैसे अपने घरों के आसपास या फिर अपने घरों में छोटे छोटे गेट होते हैं, उन गेट से अपन घर में आना जाना करते हैं, ऐसे ही क्या छोटे छोटे गेट प्लांट में भी होते हैं क्या? तो बोलते हैं हाँ यार होते हैं। तो कहाँ पे होते हैं? तो अपन एक लीफ बनाते हैं, ऐसे एक मैंने ऐसे लीफ बनाई, इस लीफ को मैंने यहाँ से ऐसे ट्रांसवर्सली कट किया, और कट करने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि एक लीफ, जैसे मेरा एक हाथ, एक ये लीफ है, इस हाथ को मैंने यहाँ से कट किया और मैं सामने से देख रहा हूँ। सामने से देखने के बाद मैंने इसको जूम किया, और जूम करके मैं इसको आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखना, इसको दिखाने की कोशिश में करूंगा तो ये अपर एपिडर्मिस होगी बेटा, इसके बाद में ये होगी लोअर एपिडर्मिस। मैंने इस लीफ को, ये जो लीफ थी इसको मैंने ऐसे जूम कर दिया, इतना सारा जूम कर दिया मैंने, तो ये होगी अपर एपिडर्मिस। एपी यानी ऊपर होता है क्या, या फिर आउटर मोस्ट होता है क्या? अपर एपिडर्मिस। ये क्या हो जाएगी बेटा? लोअर एपिडर्मिस। दिस इज लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। उसके बाद में बेटा यहाँ पे कुछ सेल भरी होगी, ऐसे ऐसे सेल भरी होगी जो थोड़ी सी हार्ड होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है। इसे अपन पैलेसिड पेरेन्काइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैलेसिड पेरेन्काइमा। पैलेसिड पेरेन्काइमा। पैलेसिड पेरेन्काइमा। देखो फिर से पेरेन्काइमा सेल आ गया, तो पैलेसिड पेरेन्काइमा यहाँ पे भरा हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे बेटा कुछ स्मूथ सेल भरी होगी, जिसे अपन क्या बोलेंगे? स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। देखो पेरेन्काइमा ही है, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ये क्या है बेटा? स्पॉन्जी पेरेन्काइमा सेल है। ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, ये पैलेसिड पेरेन्काइमा, इन सबको मिला के अपन मीजोफिल सेल बोलते हैं। बस इतनी बात याद रख लेनी आपको। मीजोफिल सेल याद रख लो, ये मीजोफिल सेल है। कि जो भी इस अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो सेल बनी उसे मीजोफिल सेल बोलते हैं। इसके बाद में आपको मैं अब वो गेट बताता हूँ, गेट क्या होता है। तो वो गेट बेटा कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, इस तरीके से किडनी शेप जो गेट लगा हुआ है, इस तरीके से। तो मैं एक दो गेट नीचे लगा देता हूँ, एक गेट ऊपर लगा देता हूँ। ये जानबूझ के मैं एक गेट ऊपर, दो गेट नीचे लगा रहा हूँ। इसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। अपर एपिडर्मिस जो होती है, जो सीधा सनलाइट के एक्सपोजर में लीफ का जो पार्ट होता है, उस पे स्टोमेटा का नंबर कम होता है। ये जो सेल मैंने बनाई ना बेटा, इस सेल का नाम है गार्ड सेल। सेल का नाम क्या है? गार्ड सेल। तो मुझे बताना, एक गेट पे क्या लगा होता है? गार्ड ही तो लगा होता है। तो ये गार्ड सेल क्या करता है? इस गेट को कभी बंद कर देता है, ये गार्ड कभी इस गेट को बंद करता है, कभी खोल देता है। जब कोई चीजों का आना जाना करना होता है, जैसे मैं यहाँ पे क्या आना जाना कर सकता हूँ, यहां से मैं वाटर एक्सचेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं CO2 O2 एक्सचेंज कर सकता हूँ, ऐसे मैं कुछ चीजें एक्सचेंज कर सकता हूँ बेटा। तो यहाँ पे जब भी इन चीजों का एक्सचेंज होना होता है, तब ये गार्ड बोलता है हाँ चले जाओ। और जब ये कुछ चीजें नहीं आ रही या फिर इन चीजों को रोकना है यहीं पे, तो ये गार्ड सेल क्या हो जाती है? इस गेट को बंद कर देती है। और ये गार्ड सेल के बाहर कुछ एपिडर्मिल सेल भी लगी होती है, ऐसे बाहर ले। तो एपिडर्मिस पे कोई भी ऐसी सेल नहीं होती। अच्छा, गार्ड सेल पे ये जो मैंने पॉइंट बना दिए, इन पॉइंट का नाम बेटा आप याद रख लो। ये पॉइंट है यहाँ पे क्लोरोफिल, तो ये यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, ये मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी होता है। एपिडर्मिस पे गार्ड सेल जहाँ पे होती है वहां पे फोटोसिंथेसिस हो सकता है। समझ गए मेरी बात? अब ये किडनी शेप जो गार्ड सेल होती है वो डाइकोट प्लांट में होती है, आपको याद रखना है। डाइकोट प्लांट की जो लीफ होती है उसमें कैसी ये गार्ड सेल होती है? किडनी शेप, या फिर बेटा याद रख लो बीन शेप। किडनी शेप या फिर बीन शेप, ये डाइकोट लीफ में गार्ड सेल होती है जो स्टोमेटा होता है। ये स्टोमेटल पोर हो गया, ये स्टोमा लिखा हुआ है, या फिर इसे अपन बोल सकते हैं स्टोमेटल पोर। इसे क्या बोलेंगे बेटा अपन? स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर यहाँ पे लगा हुआ है। समझ गए बात? मोनोकोट का भी गार्ड सेल का स्ट्रक्चर बता देता हूं। तो मोनोकोट में जो गार्ड सेल होती है कुछ ऐसी होती है बेटा, कैसी? वो होती है ऐसी, कुछ ऐसी। ऐसा आपने क्या देखा कभी? ऐसा आपने देखा होगा, ऐसा होता है बेटा डंबल। तो ये गार्ड सेल है, इसमें ये स्टोमेटल पोर है, इसके ऊपर भी यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट लगा होगा। तो मोनोकोट की जो लीफ होती है उसमें गार्ड सेल डंबल शेप की दिखती है।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डम्बल शेप। डम्बल शेप की गार्ड सेल कहाँ पे दिखती है? मोनोकोट प्लांट में। और किडनी शेप या फिर बीन शेप गार्ड सेल कहाँ पे दिखती है? डाइकोट प्लांट की लीफ में, या फिर जहां से भी चीजें एक्सचेंज हो रही है वहां। अब ये यहां से नीचे क्यों लगाया? क्योंकि एक लीफ पे डायरेक्ट एक्सपोजर लाइट का यहाँ पे होता है, इसलिए सनलाइट में अगर ज्यादा यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज्यादा ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस होगा, इसलिए नेचर ने पहले से क्या क्या कर रखा है, नीचे गार्ड सेल ज्यादा लगा रखी है, नीचे स्टोमेटा का नंबर ज्यादा है, ऊपर स्टोमेटा का नंबर कम है, ताकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद वाटर लॉस कम से कम हो सके ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ओके, समझ में आया? ये सारा का सारा जो चैप्टर था वो था प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू आपको समझ में आएगा। कोई भी अगर डाउट है इससे पूरे चैप्टर में आपको, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करिएगा, मैं आपको तुरंत आंसर देने की कोशिश करूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।